तो 3 मोड है, वो है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन में हीट का ट्रांसफर मतलब थर्मल एनर्जी का ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर इज एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ये ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस ये एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है एक ही बॉडी के वन पार्ट से सेकंड पार्ट की तरफ, मीन्स कोई एक पॉइंट से सेकंड पॉइंट की तरफ एनर्जी का ट्रांसफ़र हो जाता है भाई, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ऐसा एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। तो इसमें 3 तरह के मोड हैं एनर्जी ट्रांसफ़र होने के। हो सकता है कि यहाँ पे आपने एक हॉटर ऑब्जेक्ट रख दिया हो और इधर हमारा सराउंडिंग है वो कोल्डर ऑब्जेक्ट है, तो इधर ऐसे भी रेडिएट होगा। मीन्स बॉडी टू सराउंडिंग भी हो सकता है, सिस्टम टू सराउंडिंग भी हो सकता है, और फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम भी हो सकता है। एक सिस्टम इधर अलग है और ये वाला अलग है, दोनों कांटेक्ट में आ गया, फिर भी एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकता है। तो चलो, एनर्जी का जो ट्रांसफ़र है वो 3 तरह से हम लोग समझ रहे हैं एनर्जी ट्रांसफ़र होगा, बट 3 मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र ये हम लोगों को देखने। कंडक्शन में था कि एनर्जी का ट्रांसफ़र तो हो लेकिन विदाउट बल्क मोशन, मतलब बल्क मोशन, मटेरियल एज ए होल का मोशन नहीं हो। कोई भी मटेरियल पार्टिकल का बल्क मोशन ना हो और एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाए। और इसमें क्या है भाई, तो कन्वेक्शन में हीट ट्रांसफ़र तो होगा लेकिन विद बल्क मोशन होगा, विद बल्क मोशन ऑफ मीडियम पार्टिकल। तो मीडियम का भी भाई इसमें मोशन होगा। मीडियम मतलब यहाँ एयर मॉलिक्यूल, मीडियम पार्टिकल बोल सकते हैं। मीडियम पार्टिकल का बल्क मोशन यानी कि खुद ही एनर्जी कैरियर जो हैं वो एनर्जी कैरी करके ले जाएंगे। तो जो मीडियम पार्टिकल हैं वो एनर्जी कैरियर हैं, वो एनर्जी लेंगे और अपने साथ मूव करा के जहाँ मर्जी वहाँ ले जाएंगे। अब इसमें 2 टाइप होता है, वो तो देखेंगे जब इसका डिटेल देखेंगे। और रेडिएशन में क्या होता है कि कोई भी मीडियम अगर हो तो ट्रांसपेरेंट मीडियम हो, मीडियम हो तो ट्रांसपेरेंट हो, अदरवाइज ना हो। अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं है तो भी काम हो सकता है, मीडियम हो तो ट्रांसपेरेंट हो या फिर वैक्यूम हो, मतलब ओपेक मीडियम ना हो, नॉन ट्रांसपेरेंट ना हो। मीडियम हो, मीडियम में कुछ भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस कोई भी हो, लेकिन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ये नहीं कि सॉलिड से पास नहीं होगा, लिक्विड से पास नहीं होगा, गैस से पास नहीं होगा, ऐसा करके कुछ भी नहीं है। जो भी मीडियम हो ट्रांसपेरेंट हो, और वैक्यूम हो, वैक्यूम से भी ट्रांसफ़र हो सकता है। लाइट वेव इसका बेस्ट एग्जांपल है। लाइट वेव का स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये इस स्पीड से वैक्यूम में प्रोपेगेट करता है। दूसरे मीडियम में जाओगे तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाएगा। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है भाई, लाइट वेव। लाइट, सनलाइट बोले या बल्ब का लाइट बोले, कोई भी लाइट, रेडिएशन। तो कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन, ये 3 मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र है। इसका मैं काउंटर पार्ट तुम्हें बताया भी था, अभी भी समझो कि क्लास में बहुत सारे लोग हैं बैठे हुए बेंचेज पे, बहुत सारे लोग बैठे हुए, स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, और टीचर के पास एक एनर्जी है, पेन। ये एनर्जी ट्रांसफ़र लास्ट बेंच वाले को कैसे कर सकते हैं भाई, तो ये कर सकते हैं कि इसने इसको दे दिया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया पेन, और पेन ट्रांसफ़र होता हुआ, पेन मतलब फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र होता हुआ ये इसको दे दिया, और यहाँ से ऐसे इस तरह से एनर्जी प्रोपेगेट कर गया। 1 पॉइंट से 2 पॉइंट पे प्रोपेगेट कर दिया, और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स अपने जगह पे ही हैं, स्टूडेंट्स अपने बेंच पे ही बैठे बैठे, और एनर्जी ट्रांसफर हो गया। सो इसका बेस्ट एग्जांपल है, कंडक्शन का बेस्ट एग्जांपल है एक रॉड जिसका कि एक एंड बर्नर पे हो, और इसका टेम्परेचर मान लो 100 डिग्री सेल्सियस हुआ। पहले तो जब रॉड रखा था तो सबका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस था, हर पार्ट का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ भाई, तो डिफरेंट पार्ट के टेम्परेचर चेंज होने लग गए।
इसका तो भाई 30 से बढ़ता बढ़ता 100 हो गया, इसका 90 हो गया, इसका 80 हो गया, तो इसका 70 हो गया, इसका 60 हो गया, तो इसका 40 हो गया, 50 हो गया, तो ये लास्ट वाले का 40 हो गया। इस तरह से हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होता गया और फाइनली टेम्परेचर इस तरह से सेट हो रहे हैं। मीन्स थर्मल एनर्जी का ट्रांसफ़र इस डायरेक्शन में हो रहा है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ये सराउंडिंग है। तो यहाँ पे आप टच करेंगे, एक रॉड पकड़ लिए और यहाँ पे अगर आप इसको टच करते हैं तो यहाँ तक एनर्जी प्रोपगेट करता हुआ गया है और यहाँ का 30 डिग्री सेल्सियस को 50 कर दिया है या 60 कर दिया है। इट मीन्स एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ, बट यहाँ के मॉलिक्यूल यहीं रहेंगे, यहाँ के मॉलिक्यूल यहीं रहेंगे, सारे मॉलिक्यूल अपने अपने प्लेस पे हैं विदाउट बल्क मोशन ऑफ मटेरियल पार्टिकल। इट मीन्स मटेरियल पार्टिकल बिल्कुल नहीं मूव किए, अपने अपने लोकेशन पे हैं और एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। तो इसको बोलते हैं भाई कंडक्शन। विदाउट बल्क मोशन ऑफ मटेरियल पार्टिकल का कोई मोशन ना हो बट एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाए। और कन्वेक्शन में क्या होता था, एनर्जी कैरियर खुद ही एनर्जी लेके जाते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल था कि आप जाओ इलेक्ट्रिकल के शॉप में और उनको बोलो भाई कि आप हीट कन्वेक्टर दे दो, तो वो क्या करेंगे, हीट कन्वेक्टर दे देंगे, उषा का, श्रीराम, लेक्सस। और इसमें क्या होगा, एक इस तरह से नेट बना होता है और इसमें नॉब लगे रहते हैं और इसमें कॉइल बना होता है, अंदर में कॉइल रहता है। जैसे ही आप इसको स्विच ऑन करोगे, जैसे स्विच ऑन किया तुमने, तो ये क्या करेगा भाई, तो ये कॉइल में हीटिंग इफेक्ट होगा और इससे यहाँ का एयर, जो बॉक्स के अंदर एयर है, वो हॉट एयर बन जाएगा और वो हॉट एयर को यहाँ पे बॉक्स के अंदर एक एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, समझो, ये हॉट एयर को ब्लो करा देगा, फोर्स कर देगा इधर से इधर, भागो भाई। तो एयर जो है एग्जॉस्ट कर देगा यहाँ से, हॉट एयर जो कि हीटिंग हो रहा है ड्यू टू दिस हीटिंग इफेक्ट जो यहाँ पे हो रहा है, करंट पास करा है, उससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुआ। अगल बगल वाले एयर मॉलिक्यूल्स उस एनर्जी को, हीट एनर्जी को लिया, अपना टेम्परेचर राइज किया और एनर्जी कैरियर बन करके ये एग्जॉस्ट फैन ने उसको बाहर निकाल दिया। और इस तरह से नोबिता बैठा था, उसको भी हीट एनर्जी मिल रहा है। एक्सट्रीम विंटर में हम लोग हीटर यूज करते हैं, रूम हीटर, जो कि हीट कन्वेक्शन पे बेस्ड है। एयर सर्कुलेशन कर रहा है, हॉट एयर ब्लोअर इसको बोल सकते हैं, हॉट एयर ब्लोअर, ये है हीट कन्वेक्टर। और रेडिएटर अगर आप मांगो, अगर रेडिएटर आप जाओगे भाई इलेक्ट्रिकल के शॉप पे, तो रेडिएटर भी देगा तुम्हें। इस तरह का रेडिएटर होता है, बहुत तरह के आजकल मिलते हैं। तो इसमें क्या होता है, कॉइल बना होता है, इस तरह से 2 कॉइल वाला, 3 कॉइल वाला मिलता है ऐसा। अगर आप इसको स्विच ऑन करो तो ये बल्ब जो ये ट्यूब की तरह होता है, रेड हॉट हो जाता है भाई। ऐसे तो नॉर्मली रेड नहीं रहेगा जब ये ग्लो नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे इसको, जैसे ही स्विच ऑन करोगे तो वैसे ही क्या होगा भाई, तो यहाँ पे रेड हॉट हो जाएगा और यहाँ से थर्मल एनर्जी डायरेक्ट रेडिएट हो करके और रमेश सुरेश के पास जा रहा है। इसके रखे हुए 5 स्टार को भी मेल्ट कर सकता है। तो यहाँ से क्या होता है, बैक साइड में रिफ्लेक्टर लगा होता है, पॉलिश्ड सरफेस होता है, जिससे कि ये इस डायरेक्शन में जो हीट एनर्जी जाए वो रिफ्लेक्ट होकर फिर वापस इधर ही आ जाए। इस तरह से रेडिएटर है, ये हीट रेडिएटर है। समझो कि एक तरह से सन या बल्ब की हो गया, उससे लाइट आ रहे हैं। यहाँ पे आप वैक्यूम भी रख दें, वैक्यूम भी होगा तब भी ये क्रॉस कर जाएगा। अगर ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है तो उसको भी क्रॉस कर जाएगा। अगर ट्रांसपेरेंट यहाँ पे वाटर रखा हुआ है तो उससे भी क्रॉस करके आ जाएगा। ग्लास ऑफ वाटर या फिश एक्वेरियम आपने रख दिया रास्ते में और उधर से हमारा अगर हीट रेडिएटर है या बल्ब है तो उसका लाइट तुम्हें एक्वेरियम के इस साइड भी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि सॉलिड जो एक्वेरियम का जो फिश रखते हैं हम लोग, तो सॉलिड ग्लास है, ग्लास को भी पेनिट्रेट कर लिया एनर्जी और वाटर को भी पेनिट्रेट कर लिया और उस डायरेक्शन में आ सकता है थर्मल एनर्जी। तो इसको बोलते हैं रेडिएटर। रेडिएशन में हम लोगों को 4 लॉज इन जनरल पढ़ने होते हैं। अब कुछ स्कूल में कम हो सकते हैं कि 2 ही डिस्कस हुए। इसमें होता है भाई वेन्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ और स्टीफेंस लॉ और न्यूटन्स लॉ। इतने 4 रेडिएशन के लॉ हैं। फिलहाल आज का फोकस हम लोगों को क्या करना है भाई, तो कंडक्शन पहले देखेंगे, स्टार्ट करेंगे हम लोग। कंडक्शन का मैंने अभी छोटा सा बात बताया, इंट्रोडक्टरी बात बताया, इसके डिटेल देखेंगे। इसमें कुछ फॉर्मूलाज हैं वो भी जानेंगे और न्यूमेरिकल भी आते हैं वो भी पहचानेंगे। फिर कन्वेक्शन आएगा। कन्वेक्शन छोटा टॉपिक है, इसमें सी ब्रीज एंड लैंड ब्रिज का फिनोमेना समझना है या हीटिंग ऑफ वाटर समझना है, कैसे कन्वेक्शन साइकिल चल रहा है। थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, हाफ एन आवर, और इसमें फिर चारों लॉ को डिस्क्राइब करने हैं तो इसमें भी टाइम लगेंगे। चलो भैया आज कोशिश करते हैं और आज का फोकस हम लोगों का मेन रहेगा कंडक्शन एंड कन्वेक्शन में। ये इतना हो जाए आज, तो आज का क्लास
हो जाएगा कामयाब। ठीक है भाई, चलो कंडक्शन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, आप डालेंगे हेडिंग, वो होगा कंडक्शन। सबको आवाज़ तो आ रही है भाई, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो भाई, तो हम लोग लिखेंगे कंडक्शन, और इसका एलिमेंट्री आइडिया आप जानते हैं, एनर्जी ट्रांसफर विदाउट बल्क मोशन, हीट ट्रांसफर विदाउट बल्क मोशन। कैसे होता है भाई? तो थोड़ा सा समझ लिया जाए, एक इंट्रोडक्टरी बात में थोड़ा और डिस्कस करते हैं, उसके बाद मैं इसके रिलेटेड फॉर्मूला बताऊंगा। तो देखो भाई, कंडक्शन में मेटल्स में कंडक्टर, मेटल्स में कंडक्शन, और नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स मतलब समझो इंसुलेटर्स में हम लोग बोले तो इंसुलेटर तो बहुत कम कंडक्शन करता है, बहुत कम कंडक्शन करता है, और मेटल ज़्यादा कंडक्शन करते हैं। तो भैया देखो, इंसुलेटर में बोले तो बहुत कम कंडक्शन होगा, और जो भी कंडक्शन होगा एक मैकेनिज्म है, एक ही मैकेनिज्म है। इसमें क्या होगा? थ्रू कोलिजन, थ्रू कोलिजन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। और मेटल्स में क्या होगा? दो मैकेनिज्म से काम होगा, थ्रू कोलिजन्स भी होंगे एंड थ्रू इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, थ्रू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये दो हैं इसमें, थ्रू कोलिजन होने हैं, थ्रू फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने हैं। तो ये क्या है जरा समझा जाए। देखो भाई, एक एक करके समझें। देखो, अगर मैं बात करूं नॉन मेटल्स की, तो इसमें क्या, मान लो कुछ भी, कोई भी ले ले, मतलब ये कंडक्टर मेटल्स नहीं है, नॉन मेटल्स हैं तो कोई बात नहीं, मॉलिक्यूल्स तो होंगी, जो भी है बना हुआ मॉलिक्यूल्स तो भाई सब में है, मॉलिक्यूल्स अपने अपने जगह पे हैं। ठीक है भैया, देखो यहाँ मैकेनिज्म हम लोग समझ रहे हैं, थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्टरी आइडिया ऑफ मैकेनिज्म, इंट्रोडक्टरी ही पढ़ने हैं, क्योंकि मैकेनिज्म पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन की रिक्वायरमेंट भी नहीं है और पूछा भी कम ही जाता है। ये अगर ये मान लो एक रॉड हो किसी का, कोई भी चीज़ हो, ये रॉड है मान लो, हम लोग मैकेनिज्म समझ रहे हैं कि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन ना हो, मेटल नहीं है, मान लो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी मॉलिक्यूल्स तो हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव नहीं कर रहे हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है, हर एटम मॉलिक्यूल से ही बाउंड है इलेक्ट्रॉन्स, कोई बात नहीं है। तो ऐसा भी रॉड होगा तो क्या होगा, इसके एक एंड पे अगर हम लोग बर्नर लगा दिए और इसका हीटिंग करना शुरू कर दिए, तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल्स इस एंड पे होंगे वो एनर्जी रिसीव करेंगे, और एनर्जी रिसीव करके पहले ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो छोटे एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेट कर रहे थे, वाइब्रेशन का इनका अपने लोकेशन पे रह के ये वाइब्रेट करते हैं, लेकिन ये वाइब्रेशन छोटे एम्पलीट्यूड का होता है। जब ये एनर्जी गेन करता है तो फिर यही मॉलिक्यूल बड़े एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेट करता है, इस तरह से बड़े एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेट करता है। क्योंकि वाइब्रेशन का जो एनर्जी होता है ना, अगर आप ऑसिलेशन पढ़ेंगे आगे चल करके चैप्टर 14 में, तो आपको समझ में आएगा कि वाइब्रेशन में जो टोटल एनर्जी होता है वो होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और ए स्क्वायर। ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर तो कांस्टेंट होता है, और ए होता है एम्पलीट्यूड। मान लो कोई वाइब्रेशन कर रहा हो, पेंडुलम ही हो, एग्जाम्पल समझो, पेंडुलम ही हो और इसको थप्पड़ लगा दे 2 जूल का, तो 2 जूल का थप्पड़ लगाएंगे तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करना शुरू करेगा भाई, ऐसे ऐसे करेगा। और अगर उसको 20 जूल का लगाओगे तो और बड़े एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेट करेगा, ऐसे ऐसे करेगा, बड़े एम्पलीट्यूड पे चलेगा। तो जितना कम एनर्जी दोगे वो कम एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब क्या होता है कि मीन पॉइंट से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट 2 सेंटीमीटर है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट मान लो हाफ सेंटीमीटर है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट मान लो कि 3 सेंटीमीटर है, तो ये बड़े एम्पलीट्यूड पे करेगा फिर। इसलिए छोटा एनर्जी अगर 2 जूल का दोगे थप्पड़ तो ऐसे ऐसे चलेगा,
अगर 4 जूल का दे दिया तो थोड़ा बड़ा एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेट करेगा, थोड़ा और ज़्यादा एनर्जी दे दिया 50 जूल तो ये और बड़ा एम्पलीट्यूड पे, क्योंकि m फिक्स्ड है इसका, ओमेगा भी फिक्स्ड होता है, ओमेगा होता है सिंपल पेंडुलम के लिए बात करें तो √G/L। तो भैया G चेंज नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेंथ ऑफ द पेंडुलम चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए ये तो रहेगा फिक्स्ड। तो इसका ज़्यादा डिटेल हम लोग चैप्टर 14 में देखते हैं, लेकिन ये है कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ज़्यादा एनर्जी रखेगा तो ये ज़्यादा नहीं हो जाएगा, एम्पलीट्यूड ही ज़्यादा होगा। 2 जूल दोगे तो ये कांस्टेंट इनटू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, 20 जूल 50 जूल देंगे तो एम्पलीट्यूड ही बढ़ेगा, ये नहीं बढ़ने वाला, ये तो फिक्स्ड है, मास वही रहेगा और इसका ओमेगा भी वही रहेगा, फिक्स रहेगा। इसलिए अभी थोड़ा सा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि अगर ये एनर्जी लेगा तो क्या करेगा। अरे भैया एनर्जी लेगा तो इसका टोटल एनर्जी बढ़ेगा, वाइब्रेशन का एनर्जी, ये ड्यू टू वाइब्रेशन टोटल एनर्जी है, ड्यू टू ऑसिलेशन और वाइब्रेशन, ध्यान देना भाई, ड्यू टू ऑसिलेशन ऑब्लिक वाइब्रेशन। डिटेल आएगा चैप्टर 14 में, डिटेल्स इन ऑसिलेशन चैप्टर। तो ऑसिलेशन चैप्टर में इसका हम लोग डिटेल देख सकते हैं कि ये एनर्जी कहाँ से आता है, इसको हम लोग डिराइव भी करते हैं। फिलहाल के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करने हैं। तो अगर यहाँ के मॉलिक्यूल में 2 जूल एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन है और एनर्जी मिले, इसको एनर्जी मिलेगा भाई तो ये एनर्जी लेगा तो टेम्परेचर राइज होगा तो इसका एनर्जी भी बढ़ेगा। तो पहले ऐसे ऐसे करके वाइब्रेट कर रहा था, अब ऐसे ऐसे करके वाइब्रेट करेगा भाई, इट मीन्स अब बड़ा स्पेस लेगा। पहले देखो इतना इफेक्टिवली इतना ही स्पेस था, अब इफेक्टिवली इसका इतना स्पेस ऑक्युपाइड हो गया। पहले क्या था, ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा था, कोई यहाँ से जाना चाहे जा सकता है बिना कोलिजन के, कोई यहाँ से जाना चाहे जा सकता है बिना कोलिजन के, क्योंकि इतना ही स्पेस में ये ऑक्युपाई कर रहा है। लेकिन बाद में ये इतना एम्पलीट्यूड से चल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, लार्ज वॉल्यूम ये ऑक्युपाई कर लिया। अब इसके अंदर से कोई भी जाएगा उसको कोलिजन होगा। तो क्या होता क्या है कि ये ज़्यादा एनर्जी लेता है तो ये ज़्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा। एक यहाँ पे बगल में है ये वाला जो कम एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेट कर रहा है, एक ये वाला बगल वाला था, पहले तो ये भी कम पे कर रहा था लेकिन इसको एनर्जी मिला तो ज़्यादा एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेशन करना शुरू किया। ज़्यादा एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेट करेगा तो ये ऐसे ऐसे रहेगा, इधर वाला ऐसे ऐसे करके वाइब्रेट करेगा और इसको कोलिजन भी मारेगा। ये ऐसे वाइब्रेट करेगा तो इसको कोलिजन मारेगा, और कोलिजन मारेगा तो कुछ एनर्जी इसको दे देगा, कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा। अब एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा, ये तो पहले 2 जूल से चल रहा था और इसने कोलिजन करके इसको कुछ एनर्जी दे दिया, अब इसके पास भी 4 जूल हो गया एनर्जी, तो ये भी ज़्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करने लगेगा और ये भी ज़्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा। अब तो ये अपने बगल वाले को कोलाइड करेगा, उसको भी ज़्यादा एनर्जी आ जाएगा, तो ये ज़्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा, अपने बगल वाले को कोलाइड करेगा। इस तरह से कोलिजन्स के थ्रू एनर्जी धीरे 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 ट्रांसफ़र हो रहे हैं। मॉलिक्यूल अपने जगह पे हैं बट ये अब ज़्यादा वायलेंट होके वाइब्रेट कर रहे हैं। इस तरह से एनर्जी ट्रांसफ़र होते होते इधर एंड तक पहुंचता है थ्रू मॉलिक्यूलर एटॉमिक कोलिजन्स। कोलिजन फ्री होकर के नहीं कर रहा कि ये जा रहा है और कोलिजन कर रहा है, मॉलिक्यूल अपने जगह पे है, बस ज़्यादा एनर्जी है, ज़्यादा वायलेंट होके वाइब्रेट करेगा, रहेगा अपने लोकेशन पे, वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड बढ़ जाएंगे क्योंकि टोटल एनर्जी उसका वाइब्रेशन का बढ़ गया, इंक्रीमेंट हुआ, इट मीन्स एम्पलीट्यूड इंक्रीमेंट हुआ। ज़्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा तो इसको कोलिजन देगा, दूसरे वाला का एनर्जी रिसीव होगा, वो भी ज़्यादा वायलेंट हो जाएगा, वो भी ज़्यादा एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट करेगा, वो नेक्स्ट लेयर ऑफ मॉलिक्यूल को देगा, फिर वो नेक्स्ट लेयर को देगा, नेक्स्ट लेयर को देगा। इस तरह से एनर्जी प्रोपेगेट करेंगे थ्रू कोलिजन्स। यही अगर ये मेटल का रॉड हो जाए तो यहाँ दो काम होंगे। अगर मेटल का रॉड होगा तो कोलिजन्स के थ्रू तो एनर्जी ट्रांसफ़र होंगे ही, मीन्स ये वाला जो काम है वो तो यहाँ भी होगा थ्रू कोलिजन्स, और थ्रू फ्री इलेक्ट्रॉन भी होगा, मतलब यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं जो फ्रीली मूव कर सकते हैं इधर उधर, और इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है और वो फ्रीली इधर उधर मूव कर सकते हैं। तो वो भी क्या करते हैं, इस एंड से इलेक्ट्रॉन एनर्जी लिए इधर उधर भागना शुरू किए अपना, तो वो इलेक्ट्रॉन्स भी मूव कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं और इससे भी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है। ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स ही ये ज़्यादा कंडक्टिविटी दिखाता है, क्योंकि ये मैकेनिज़्म तो इसमें भी है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, दैट इज नॉन मेटल्स में भी हमारा एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लेकिन बाउंड है, फ्री नहीं है मूव करने को। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ही फ्री हैं और जो कोलिजन्स के थ्रू जाने हैं वो तो जाएगा ही, मीन्स ये वाला तो यहाँ कॉमन है, बट यहाँ पे ज़्यादा कंडक्शन क्यों दिखाता है, मेटल्स में कंडक्टिविटी हाई होता है, क्यों होता है, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो कोलिजन्स भी हैं और थ्रू फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स गुड एनर्जी कैरियर होते हैं और वो एनर्जी ट्रांसफ़र कराते हैं, या वो इलेक्ट्रॉन लिए इस पर कोलिजन कर दिए तो इसको एनर्जी दे दिया, या इलेक्ट्रॉन खुद भी मूव करा इधर उधर से एनर्जी लेके जा रहा है और दूसरे को इम्पार्ट कर रहा है। तो इस तरह से इसमें दो मैकेनिज्म होते हैं, थ्रू कोलिजन्स भी और थ्रू इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के चलते भी। तो ये मैकेनिज्म हुआ, लेकिन कंडक्शन तो दोनों में हुआ भाई। बल्क मोशन और मटेरियल पार्टिकल नहीं मूव कर रहा, एटम मॉलिक्यूल सब अपने जगह पे हैं, लेकिन एनर्जी ट्रांसफर्ड हो गया, तो इसको बोला कंडक्शन। मैकेनिज्म समझा भी कंडक्शन का आपने। अब इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज जानने हैं। बोलो भाई यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक तो क्लियर है। मेटल्स में इस तरह का दोनों मैकेनिज्म, यहाँ पे एक मैकेनिज्म, थ्रू कोलिजन्स ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल एनर्जी गेट्स ट्रांसफर्ड, एनर्जी गेट्स ट्रांसफर्ड। ठीक है, बोलो भाई डाउट? डाउट किसी को है तो बता दे भाई, आगे बढ़े। यस सर। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं, किसी को डाउट होगा तो रोक देगा। चलो, तो कंडक्शन पे अब जरा हम लोग बेसिक फार्मूला जाने, जिस फार्मूला पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, तो हम लोग फार्मूला जरा समझते हैं। देखो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। इसी पे न्यूमेरिकल भी आते हैं फॉर्मूला, इसी पे रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर थ्रू ए रॉड। किसी रॉड के थ्रू किस रेट से एनर्जी ट्रांसफर होगा, इसका फॉर्मूला समझने हैं। ठीक है, तो अभी जरा समझा जाए। इसके लिए भी थोड़ा सा पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं तो बात आपको पता चलेगी कि स्टेडी स्टेट क्या हुआ, क्योंकि फॉर्मूला तुम्हें स्टेडी स्टेट में पढ़ना है। तो पहले स्टेडी स्टेट तो समझें। देखो स्टेडी स्टेट क्या होगा, एक रॉड जिसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है मान लो, और इसका लेंथ है L। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, एंड का नाम हमने P रखा है, एंड का नाम हमने Q रखा। इधर वाला जो एंड है, ध्यान से समझना, इधर वाला एंड को मान लो हमने टेम्परेचर T1 मेंटेन किया है। ये T1 टेम्परेचर जो कि 100 डिग्री सेल्सियस है मान लो, इसको मेंटेन कर रखा है। T1 टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस मीन्स बॉइलिंग वाटर है इधर, उसमें इस रॉड को डाल रखा है। तो ये तो बॉइलिंग वाटर तो 100 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस मेंटेन है ये वाला एंड, और यहाँ पे ये रॉड है। ठीक है भाई, अब इधर वाला जो एंड है मान लो, इधर वाला एंड है हमारा 20 डिग्री सेल्सियस पे, ये 20 डिग्री सेल्सियस पे है ये T2। ठीक है, तो इसका मतलब ये रीजन ही 20 डिग्री सेल्सियस वाला है और इससे ये कनेक्टेड है। इट मीन्स ये वाला एंड 20 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, ये वाला एंड तुम्हारा 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर हो मेंटेन्ड। तो ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है भाई। देखो अगर मैं बात करूं इस क्रॉस सेक्शन की, यहाँ पे कोई क्रॉस सेक्शन लिया हमने, इस क्रॉस सेक्शन की बात करें, रॉड जब लगाया था तो उस समय रॉड लेके आए थे और इसमें फिक्स कर दिया। तो जब लेके आए थे वो 30 डिग्री सेल्सियस पे था, तो इस रॉड के हर पॉइंट का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, हर पॉइंट का रॉड का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस था। इसको हमने ऐसे फिट कर दिया एक्सक्यूज मी, तो फिट कर दिया इसमें। अब इधर वाला एंड 100 डिग्री सेल्सियस पे चला गया, इधर वाला एंड 20 पे चला गया, तो भैया सडनली थोड़ी ना 30 से 20 हो जाएगा, सडनली थोड़ा ही 30 से 100 हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो हुआ क्या कि यहाँ वाला एंड क्या किया, ये वाला मान लो इस क्रॉस सेक्शन की बात करें तो इसने देखा कि ये वाला 100 डिग्री सेल्सियस पे इसने एनर्जी कुछ दिया। अब जब ये एनर्जी मान लो पर सेकेंड 10 जूल दे रहा है, तो ये करेगा क्या, तो इस क्रॉस सेक्शन के जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये देखा कि इधर से 100 जूल पर सेकेंड आ रहा है,
तो मैं आगे दूंगा 90 जूल पर सेकेंड। 10 जूल पर सेकेंड अपने पास रखूंगा और अपना टेम्परेचर राइज करूंगा। मीन्स जो एनर्जी आएंगे इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन को, इसमें से कुछ पोर्शन तो मैं आगे बढ़ा दूंगा, नेक्स्ट लेयर को ट्रांसफर कर दूंगा थ्रू मोलिकुलर कोलिजन्स और इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बट कुछ एनर्जी तो अपने पास भी रखूंगा। क्यों रखूंगा? इसलिए रखूंगा क्योंकि मैं 30 पे हूं और मैं इसके पास हूं, तो मेरा टेम्परेचर तो भाई बढ़ना चाहिए, क्योंकि मुझे तो थोड़े टाइम में 100 पे एडजस्ट करना है अपना टेम्परेचर। तो ये जितना लेगा उससे आगे कम देगा और कुछ एब्जॉर्ब करेगा, अपना टेम्परेचर राइज करेगा। ये क्या करेगा? अब ये इसको 90 मिल रहा है तो ये आगे 80 या 70 ही देगा, कुछ अपना भी टेम्परेचर राइज करेगा। मीन्स किसी भी क्रॉस सेक्शन पे जितना एनर्जी ले रहा है, जरूरी नहीं कि उतना एनर्जी आगे दे दे, अपने पास कुछ ना रखे, कुछ अपने पास भी रख सकता है। डिपेंड करता है कि वो क्रॉस सेक्शन इस एंड से कितना डिस्टेंस पे है। अगर बिल्कुल इसके पास है तो भैया उसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट 100 होना चाहिए, 99 होना चाहिए, तो वो एनर्जी लेगा। 30 पे स्टार्टिंग में था वो, तो 30 से कैसे 99 100 करेगा? कुछ एनर्जी उसको एब्जॉर्ब करने पड़ेंगे। कब एब्जॉर्ब करेगा? जब आने वाला एनर्जी और जाने वाला एनर्जी इक्वल ना रहे। आने वाला 100 जूल पर सेकंड है तो जाने वाला 90 ही रहे। 10 अपना रखेंगे, धीरे धीरे 10 जूल रखा, कुछ टेम्परेचर आ जाए, फिर 10 रखेंगे अगली बार वाले का, तो हर सेकंड में कुछ ना कुछ रखेंगे और अपना टेम्परेचर धीरे 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 बढ़ाते जाएंगे। और बढ़ाते बढ़ाते कहाँ तक ले आएंगे भाई? तो यहाँ पे 99 तक ले आया। अच्छा, ये वाला भी, इसको भी जो टेम्परेचर बोलेगा कि मैं भी तो इसके पास हूँ, तो मुझे भी तो कम से कम 95 तो चाहिए, 90 दो दो हमको। तो 90 डिग्री सेल्सियस के लिए कैसे होगा? तो स्टार्टिंग में जो एनर्जी आया 90 जूल, उसमें से 80 जूल देगा या 70 जूल देगा और अपना टेम्परेचर राइज करेगा धीरे धीरे। तो ये 99 डिग्री सेल्सियस, ये 90 डिग्री सेल्सियस पे आना चाहेगा, तुरंत नहीं आएगा, टाइम लगेगा। अच्छा भाई, यहाँ वाले का क्या हाल होगा? तो यहाँ वाला क्रॉस सेक्शन जो है वो देखेगा कि मैं तो भैया 20 डिग्री सेल्सियस वाले के पास हूँ, तो क्या होगा? इधर से आ रहे हैं मान लो 30 जूल पर सेकेंड, और ये पहले तो था 30 पे, लेकिन इसको होना है 20 के आसपास, तो 30 जूल पर सेकेंड आएगा, लेकिन ये इधर ट्रांसफ़र कर देगा 40 जूल पर सेकेंड। तो 10 कहाँ से ट्रांसफ़र करेगा? 30 ही आया इधर वाले क्रॉस सेक्शन से, 40 उधर ट्रांसफ़र कर रहा है, तो 10 अपनी तरफ से ट्रांसफ़र कर रहा है और अपना टेम्परेचर डाउन करा रहा है। क्योंकि जब एनर्जी देगा 30 लिया, 40 दे दिया, तो नेट तो लॉस हुआ तो इसका टेम्परेचर डाउन होगा। 30 से 28 हो जाएगा, फिर 26 हो जाएगा, फिर 25 हो जाएगा। ऐसे करते करते धीरे धीरे ये 20 या 21 पे जाके सेट होगा, यहाँ वाला 22 पे सेट होगा, यहाँ वाला 23 पे सेट होगा। पहले तो सब 30 पे था, तो स्टार्टिंग में जो टेम्परेचर था वो 30 डिग्री सेल्सियस था। कुछ इसको 99 पे लाने की कोशिश करेंगे, कुछ इसको 90 पे लाने की कोशिश करेंगे, यहाँ वाला कुछ इसको 70 पे लाने की कोशिश करेंगे, यहाँ वाला कुछ इसको 60 पे लाएंगे, यहाँ वाला जो जितने डिस्टेंस पे है, और जो लास्ट वाले हैं वो 20 पे लाएंगे। लास्ट वाला बिल्कुल 20 पे आएगा, उसके पहले 21, 22, 23, 24 ऐसे रहेगा। तो पहले तो 30 था, इसके बाद जो स्टार्टिंग टेम्परेचर से जितना जितना होना है डिपेंडिंग ऑन डिस्टेंस, यहाँ से ये मान लो 5 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है, 100 है यहाँ, ध्यान से समझना, ये 95 है, उस तरह से ये मान लो 90 है, तो उसी तरह से मान लो इधर ये 80 है, तो इधर मान लो 70 है, तो इधर 60 है, तो इधर 50 है, इधर हमारा मान लो ये 40 डिग्री सेल्सियस पे, ये वाला 30 डिग्री सेल्सियस पे, ये वाला हमारा 20 डिग्री सेल्सियस पे। इस तरह से एडजस्ट होंगे, फाइनल टेम्परेचर इस तरह से बनेगा। धीरे धीरे टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, इधर 20 और इधर 100 पे सेट होंगे। अब ध्यान देना, जब लाए थे, रॉड लगाए थे, वो t=0 टाइम था, और उसके बाद t=0, जैसे ही t=0 के बाद रॉड फिक्स किया, सबके टेम्परेचर चेंज होने लग गए। मान लो हमने यहाँ पे स्लॉट बनाया, यहाँ पे एक थर्मोमीटर डाल दिया। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, स्टेडी स्टेट लोगों को क्लियर नहीं होता कई बार। यहाँ पे एक थर्मोमीटर डाला, एक यहाँ पे थर्मोमीटर डाला, एक यहाँ स्लॉट बना करके यहाँ भी थर्मोमीटर डाल दिया कि यहाँ का टेम्परेचर बताता रहे, एक यहाँ स्लॉट बना करके यहाँ भी थर्मोमीटर, यहाँ स्लॉट बनाया, यहाँ भी थर्मोमीटर, या यहाँ भी थर्मोमीटर, और यहाँ भी है थर्मोमीटर, यहाँ भी थर्मोमीटर लगाया, यहाँ भी थर्मोमीटर लगाया, और यहाँ भी थर्मोमीटर लगाया।
क्या देखने के लिए भाई? टेम्परेचर देखेंगे। तो देखा ये कि रॉड पे मान लो रॉड है, इसमें यहाँ टेम्परेचर, यहाँ थर्मोमीटर लगा करके रखा हुआ है। ऐसे ही लेके गए थर्मोमीटर लगाए हुए, सब 30 बोल रहा था, सब 30 बोल रहा था। सबका टेम्परेचर क्या था भाई? 30, क्योंकि रॉड का हर एंड 30 पे था स्टार्टिंग में, t = 0 पे। 30 सबका बोल रहा था और हमने ऐसे लगा दिया। अब इसके बाद देखेंगे कि इस वाले थर्मोमीटर में टेम्परेचर धीरे धीरे राइज हो रहा है। इस वाले थर्मोमीटर में क्या हुआ? धीरे धीरे टेम्परेचर राइज हो रहा है। इसमें देखेंगे कि धीरे धीरे टाइम के साथ टेम्परेचर डाउन हो रहा है, इसमें राइज हो रहा है, इसमें भी राइज हो रहा है, इसमें भी राइज हो रहा है, इस तरह से हो रहा है। और कुछ जो हैं वो राइज नहीं हो रहे हैं, कुछ वहीं के वहीं हैं। एक थर्मोमीटर में ऐसा दिखा कि वो 30 पे था और 30 पे ही रह रहा है। क्यों? क्योंकि उसको फाइनली भी 30 पे ही होना है। इधर वाले को 20 पे होना, तो इसका देखोगे कि डाउन हो रहा है। ये आकर के 25 पे थोड़ी देर में, आधा घंटे के बाद 25 पे रुक जाएगा। ये वाला रुक जाएगा मान लो 20 पे, ये 20 पे रुक गया। ध्यान देना, ये वाला धीरे धीरे डिक्रीज होकर 20 पे आ गया, ये 25 पे आ गया, ये वाला 30 पे ही रह गया। और ये वाला मान लो हमारा 40 पे आ गया, ये वाला भाई 50 पे आ गया, तो ये वाला 60 पे आ गया, ये वाला इस तरह 70 पे आ गया, ये वाला अपना 80 पे आ गया, ये वाला देख रहे हैं 90 पे आ गया, ये वाला 99 पे आ गया, और ये वाला 100 पे आ गया। इस तरह से पहले ये वाला था सबका लेवल, ये वाला था पहले लेवल। ध्यान देना, सब पे मरकरी बता रहा था, मरकरी थर्मोमीटर मान लो, वो बता रहा था कि टेम्परेचर भैया ये है 30। अरे भैया सबके तो 30 ही थे। लेकिन जब ये रॉड को फिक्स किया तो देखा कि भाई यहाँ का क्रॉस सेक्शन, इसका मतलब जो एनर्जी लेता है आगे कम देता है, तभी तो इसका टेम्परेचर राइज होते होते यहाँ पे तक पहुँच गया। इसका टेम्परेचर यहाँ पहुँच गया, इसका टेम्परेचर यहाँ, इसका टेम्परेचर यहाँ। इस तरह से ये 100 डिग्री सेल्सियस बता रहा है, तो ये 95 बता रहा है, तो कोई 90, कोई 80, 70 ऐसे करके बता रहा है। मीन्स टेम्परेचर इस तरह से चेंज हुए इस तरह से यहाँ तक। कहीं ज़्यादा हुआ, कहीं कम हुआ, और कहीं उतने का उतना ही रहा। तो वो डिपेंड कर रहा है रॉड का कितना डिस्टेंस। तो जब तक ये टेम्परेचर थर्मोमीटर में चेंज हो रहा है, उस स्टेट को हम लोग बोलते हैं टाइम वेरिंग स्टेट। टाइम के साथ टेम्परेचर वेरी कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं टाइम वेरिंग स्टेट। इसका शॉर्टकट नेम है ट्रांजिएंट स्टेट। ट्रांजिएंट मतलब ट्रांजिट हो रहा है, अभी ट्रांजिट हो रहा है भैया, अभी टेम्परेचर धीरे धीरे चेंज हो रहा है। कितना होगा फाइनली यहाँ पे, वो तो थोड़ी देर बाद ही पता लगेगा, आधे घंटे 1 घंटे बाद पता लगेगा। तो ये आधे घंटे तक सबका टेम्परेचर वेरी कर रहे हैं, जिसको जितना होना है वो अपना हो गया। तो जब तक सबके, उसके बाद क्या हुआ कि 1 घंटे बाद ये वाला 100 पे है, 95 पे है, 90 है, 80 है, 70 ऐसे करके है। उसके बाद 1 घंटे के बाद ये मेंटेन है वैसे ही, ये भी वैसे ही 20 पे, ये भी ऐसे ही 100 पे मेंटेन है, बट टेम्परेचर अब चेंज होना बंद हो गया। 2 घंटे बाद टेम्परेचर चेंज होना बंद हो गया, जिसको जितना होना था हो चुका। अब कोई चेंज नहीं आ रहा, ये हमेशा 95 पे ही है, ये हमेशा 80 पे है, ये 70 पे ही है, अब फिक्स हो गया। 2 घंटे के बाद समझो फिक्स हो गया। तो मैं बोलूँगा कि 2 घंटे के बाद स्टेडी स्टेट आया, स्टेडी स्टेट आया। ट्रांजिएंट स्टेट पहले जैसे ही कनेक्ट करेंगे टाइम वेरिंग स्टेट हो जाएगा, क्योंकि हर का टेम्परेचर चेंज हो रहा है। स्टेडी स्टेट आ जाएगा। तो इन स्टेडी स्टेट टेम्परेचर ऑफ एवरी पॉइंट दो डिफरेंट will remain, will become, ऐसा लिख देता हूँ, will become constant, will become constant with time। टाइम के साथ वो कांस्टेंट हो जाएगा, मीन्स टाइम चेंज होगा बट उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर ऑफ एवरी पॉइंट ऑफ रॉड, दो डिफरेंट, सबके अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं टेम्परेचर, किसी के 90 है, किसी के 70 है, किसी के 60, किसी के 50 है। तो जिसके भी जो टेम्परेचर हैं अपना डिफरेंट ही हैं, बट वो अब टाइम के साथ चेंज होना बंद हो गए, कांस्टेंट हो गए, कांस्टेंट विद द टाइम। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ एवरी पॉइंट ऑफ रॉड दो डिफरेंट विल बिकम कांस्टेंट विद टाइम। ठीक है, इन स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में ऐसा होता है कि अब जो टेम्परेचर चेंज होना था वो हो गया। जो इसके पास था 100 के पास था, उसने बोला मेरा तो वही टेम्परेचर यहाँ पे 90 होना चाहिए या 95 होना चाहिए, तो मैं लूँगा तभी तो 95 पे आऊँगा, लूँगा इधर से लेकिन दूंगा कम।
तो आगे ट्रांसफ़र कम करूँगा। जैसे ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जिसका टेम्परेचर लो होना है वो जितना लेगा उससे ज़्यादा देगा, तभी तो उसका डाउन होगा, इंटरनल एनर्जी का लॉस होगा, धीरे धीरे उसका एनर्जी कम होगा और टेम्परेचर डाउन होगा। जिसको टेम्परेचर अपने से बढ़ाना है, एक जो पहले स्टार्टिंग से बढ़ाना है, इंक्रीज करने हैं, मान लो यहाँ वाले को 80 करने हैं, तो भैया 80 करने हैं तो ये क्या करेगा, तो पहले तो 30 पे था, धीरे धीरे एनर्जी इधर से लेगा लेकिन कम एनर्जी देगा, ज़्यादा लेगा कम देगा, कुछ अपने पास रखेगा, रखते 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 इसका टेम्परेचर क्या हो गया, 80 तक पहुँच गया। अब इसको 80 से ज़्यादा करना ही नहीं है, तो 80 पे इसको जब रहना है तो 80 पे रहना है। तो अब जब ये 80 पे आ चुका, तब उसके बाद जब स्टेडी स्टेट में आ जाएगा तो इसका मतलब है कि इधर से 6 जूल पर सेकंड लेगा तो आगे 6 जूल पर सेकंड देगा, जितना लेगा उतना देगा। कब, जब स्टेडी स्टेट आ चुका है तब। मतलब अब इसको अपने पास रखना ही नहीं है, क्योंकि अपने पास रखा तो टेम्परेचर राइज होगा। आने वाला जितना एनर्जी है 6 जूल पर सेकंड, तो 6 जूल पर सेकंड देना होगा, क्योंकि एक भी रख लिया तो टेम्परेचर राइज हो जाएगा इसका। अगर 6 आया और तुमने 7 दे दिया तो टेम्परेचर फॉल हो जाएगा, क्योंकि 6 आया तुमने 7 कैसे दे दिया भाई, तो 1 अपना दे दिया तो भाई टेम्परेचर डाउन होगा। तो डाउन नहीं हो रहा है, स्टेडी स्टेट का मतलब है फिक्स्ड हो जाना। तो जब फिक्स हो गया तो इसका मतलब है 6 आएगा तो 6 देना होगा, इसको भी 6 आएगा 6 देना होगा, इसको भी 6 आएगा 6 देना होगा, नहीं तो टेम्परेचर चेंज होने लगेगा। टेम्परेचर चेंज होता नहीं है स्टेडी स्टेट में। तो स्टेडी स्टेट में आने का मतलब ही है कि अब स्टेडी स्टेट में जब आ गया तब जितना एनर्जी यहाँ से चलेगा पर सेकंड, 6 जूल पर सेकंड चलेगा, तो ये क्रॉस सेक्शन में लेने देने का, एक्सचेंज करने वाला काम पहले हो गया था कि हमें टेम्परेचर बढ़ाना या कम करना। अब किसी को टेम्परेचर चेंज नहीं करना है, अब स्टेडी स्टेट आ चुका। तो अगर 6 जूल पर सेकंड आएगा, 6 जूल पर सेकंड जाएगा, ये 6 जूल पर सेकंड लेगा, 6 जूल पर सेकंड आगे देगा, ये भी 6 लेगा, 6 ही आगे देगा, 6 लेगा, 6 ही आगे देगा, यहाँ वाला भी क्रॉस सेक्शन 6 लेगा, 6 ही आगे देगा, ये भी 6 लेगा, 6 देगा, 6 लेगा, 6 देगा, तो लास्ट तक हमारा 6 चलेगा। यहाँ से 6 आया तो 6 पर सेकंड, 7 आएगा तो 7 पर सेकंड। इन स्टेडी स्टेट एनर्जी ट्रांसफर रेट थ्रू ऑल क्रॉस सेक्शन विल रिमेन सेम। हर क्रॉस सेक्शन पे एनर्जी ट्रांसफर का रेट 6 जूल पर सेकंड, 6 जूल पर सेकंड, 6 जूल पर सेकंड, 6 जूल पर सेकंड। पहले क्या था, अलग अलग था, रिसीविंग रेट कुछ और गिविंग रेट, ट्रांसफरिंग रेट कुछ और। अब क्या है कि सब पे जो आ रहा है वही जा रहा है, तो स्टेडी स्टेट में ही आपको पढ़ना है। इसलिए कई बुक में या कई टीचर आपको ये बात नहीं बताएंगे कि स्टेडी स्टेट कैसे पहुंचा धीरे धीरे, लेकिन स्टेडी स्टेट पहुंचने के बाद आपका सिलेबस यही कहता है भैया कंडक्शन के फॉर्मूला जानना है, और कंडक्शन का फॉर्मूला ही जो दिया गया है एनसीईआरटी में या 11th के सिलेबस में, वो फॉर्मूला सिर्फ स्टेडी स्टेट के लिए वैलिड है। तो पहले स्टेडी स्टेट तो पहचानो। अब इस स्टेडी स्टेट में एनर्जी ट्रांसफर का रेट सेम हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर हर पॉइंट का जितना होना था वो हो गया, फिक्स हो गया। तो इन स्टेडी स्टेट ये भी है फिक्स्ड। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम विल बी सेम एट ऑल क्रॉस सेक्शन इन द रॉड। इस रॉड में सेम रहेगा एट ऑल क्रॉस सेक्शन, ये सेम रहेगा। जब तक स्टेडी स्टेट नहीं आता था तब तक ये रेट अलग अलग होता था, कोई कुछ जाने दे रहा है, कोई कुछ जाने दे रहा है, सब अपने अपने कुछ रख रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही दे रहे हैं। तो वो डिपेंड करता है कि किसको कितना डिस्टेंस है कितने वाले टेम्परेचर से। अब ये स्टेडी स्टेट का ही फॉर्मूला आपको जानने हैं। ये क्या है स्टेडी स्टेट में फॉर्मूला, तो ज़रा समझो अब इस बात को कि ये इधर हमारा मान लो T1 = 100 डिग्री सेल्सियस एग्जाम्पल के लिए, और T2 अगर है यहाँ पे वो 20 डिग्री सेल्सियस अगर है, 40 भी हो सकता है कुछ भी, और बीच में हमने लिया एक रॉड। जब ये रॉड कनेक्ट करोगे जिसके थ्रू एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, थर्मल एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, तो हर रॉड का देखो भाई अपना अपना एक कांस्टेंट कंडक्टिविटी इसको बोलते हैं। अभी समझेंगे क्या आता है, क्या होता है, ये समझेंगे थोड़ी देर में। फिलहाल है कि ये रॉड स्टील का भी हो सकता है, कॉपर का भी हो सकता है, एल्युमिनियम का भी हो सकता है, ब्रास का भी हो सकता है, कोई और एलॉय का हो सकता है, किसी चीज़ का हो सकता है भाई। तो यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस है और इधर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो ध्यान देना कि एनर्जी ट्रांसफ़र का रेट स्टेडी स्टेट में
6 जूल पर सेकंड जाएगा कि 7 जूल पर सेकंड जाएगा या 10 जूल पर सेकंड जाएगा, हर क्रॉस सेक्शन पे वही होगा, क्योंकि स्टेडी स्टेट आ चुका है। वो होगा कितना, एनर्जी ट्रांसफर का रेट क्या होगा, तो एनर्जी ट्रांसफर का रेट होता है प्रोपोर्शनल टू क्या भाई, टेम्परेचर डिफरेंस। कितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस है। अब तुम टेम्परेचर डिफरेंस ही नहीं रखोगे, यहाँ भी 100 यहाँ भी 100, तो क्यों एनर्जी जाएगा इधर से उधर भाई, ये भी 100 ये भी 100, तो टेम्परेचर डिफरेंस जीरो, तो क्यों जाएगा, 100 से 100 की तरफ नहीं जाता। लार्जर टेम्परेचर टूवर्ड्स लोअर टेम्परेचर जाता है, हॉटर टू कोल्डर जाता है एनर्जी। जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा। अब ये 100 है, ये 90 है, तो जाएगा तो, लेकिन कम रेट होगा, 2 जूल पर सेकंड। यहाँ 100 है, यहाँ 20 है, तो 20 जूल पर सेकंड जा रहा है। यहाँ 100 हो, यहाँ 0 हो, तो 30 जूल पर सेकंड जाएगा, और ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ 100 हो, यहाँ -100 हो, मीन्स 200 का डिफरेंस आ गया, तो और ज़्यादा रेट 50 जूल पर सेकंड जाएगा। और अगर यहाँ 100 है, यहाँ 300 है, तो इधर जाएगा 300, इधर 100, तो 200 का डिफरेंस है, तो 200 के हिसाब से जाएगा। यहाँ 100, यहाँ 105, तो 5 का ही तो डिफरेंस है, इस डायरेक्शन में जाएगा, और 5 के डिफरेंस कोरस्पॉन्डिंग कम जाएगा, 2 जूल पर सेकंड जा रहा है। सो रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। कितना एनर्जी पर सेकंड जाएगा वो टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। अगर कोई टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, ये भी 100 ये भी 100, तो उस कंडीशन में नहीं जाएगा, नेट एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा। एक बात तो ये समझे। दूसरा प्रोपोर्शनैलिटी किस पे होता है भाई, तो दूसरा प्रोपोर्शनल होता है ये कि कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है भाई, तो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो ज़्यादा रेट से एनर्जी जाएगा। कैसे, इसको भी समझो। अगर मान लो तुम्हारा कॉमन सेंस ही कहेगा भाई, एक रॉड है ऐसे और एक ये वायर है, क्या ये वायर है और ये वाला रॉड है, ये पूरा जो है वो रॉड है। एक रॉड हुआ, एक वायर हुआ, ये भी 100 डिग्री सेल्सियस पूरा, और ये है मान लो 10 डिग्री सेल्सियस है पूरा, ये सब 10 डिग्री सेल्सियस, ये 100 डिग्री सेल्सियस। अब तुम बताओ, एक रॉड जब लगाए जिसका क्रॉस सेक्शन लार्ज है, और एक वायर लगा दिया जिसका क्रॉस सेक्शन बहुत कम है, तो किस में ज़्यादा रेट से एनर्जी जाएगा। यहाँ 6 जूल पर सेकंड जाएगा, तो क्या इसमें 60 जूल पर सेकंड जाएगा या 1 जूल पर सेकंड जाएगा। अगर ये 6 जूल पर सेकंड है, ट्रांसफ़र कर रहा है एनर्जी, तो ये 1 जूल पर सेकंड करेगा या 12 जूल पर सेकंड करेगा। आपका कॉमन सेंस क्या कहता है, वही 100 और 0 डिग्री सेल्सियस में ज़्यादा क्रॉस सेक्शन वाला लगाया तो उससे ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र होगा पर सेकंड इधर ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र होगा या पर सेकंड वायर में से ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र होगा। बताओ भाई क्या होना चाहिए, पर सेकंड एनर्जी ट्रांसफ़र किस में ज़्यादा होना चाहिए, तो जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लार्ज है उसके थ्रू। आप सोचेंगे ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि इसके क्रॉस सेक्शन में मान लो 4 मॉलिक्यूल हैं, तो 4 मॉलिक्यूल एनर्जी लेंगे, 4 मॉलिक्यूल आगे देंगे, क्योंकि इसके क्रॉस सेक्शन में 4 ही मॉलिक्यूल हैं या 5 मॉलिक्यूल हैं, तो 5 एनर्जी जो लेंगे इधर से, उसमें से वो आगे बढ़ाएंगे, तो 5 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है एनर्जी ट्रांसफ़र करने में। यहाँ पे क्या है, 50 मॉलिक्यूल हैं इसके क्रॉस सेक्शन में, 50 मॉलिक्यूल्स हैं इसके क्रॉस सेक्शन में, तो 50 इधर से लेंगे, आगे बढ़ाएंगे, लेंगे, आगे बढ़ाएंगे, लेंगे, आगे बढ़ाएंगे। अब बताओ, पर सेकेंड यहाँ पे 50 लोग लगे हुए हैं एनर्जी ट्रांसफ़र करना, और यहाँ पे 5 लोग लगे हैं एनर्जी ट्रांसफ़र करना, कौन ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र कर पाएगा। तो इस क्रॉस सेक्शन में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं जो इन्वॉल्व हैं एनर्जी ट्रांसफ़र करने में, इसमें कम है, यही 5 कोलिजन के थ्रू ट्रांसफ़र कर रहा है, यहाँ पे 50 मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो जितना बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया उतना ज़्यादा रेट से एनर्जी ट्रांसफ़र होगा। ये 6 जूल पर सेकंड कर रहा है, तो ये 1 ही जूल पर सेकंड करेगा। बोलो, ये बात क्लियर हुआ भाई। Yes, sir. चलो, ये बात क्लियर हो गया, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला बात समझ गए। और एक और होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जरा इस बात को भी हजम करें हम लोग। ये मान लो 100 डिग्री सेल्सियस, अच्छा भाई, ये मान लो 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है भाई,
ये 100 डिग्री वाला ऐसे है, ये सब 100 डिग्री सेल्सियस। एक रॉड लगाया हमने, ध्यान देना, स्टील का ही मान लो एक रॉड लगाया, एक रॉड यहाँ पे लगाया स्टील का ऐसे, एक रॉड यहाँ पे लगाया स्टील का ऐसे, सेम क्रॉस सेक्शन, लेंथ खाली डिफरेंट है, क्रॉस सेक्शन सेम। लेंथ है यहाँ पे मान लो 10 मीटर और यहाँ लेंथ है 1 मीटर, अगर मान लो, या 2 मीटर समझ लो, 2 मीटर लेंथ। तो अब तुम बताओ कि ये तो 100 डिग्री सेल्सियस पे है, इधर तो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पे है, यहाँ भी 100 0 है। किस में से, रॉड नंबर 1 कि रॉड नंबर 2, किस में से फास्ट रेट से एनर्जी ट्रांसफर होगा, ज़्यादा रेट से एनर्जी ट्रांसफर होगा? किस में? फर्स्ट में कि सेकंड में? किस में ज़्यादा रेट से एनर्जी ट्रांसफर होगा? सेकंड में ज़्यादा रेट से एनर्जी ट्रांसफर होगा। क्यों? 50 मोलेक्युल तो यहाँ भी है, इसके क्रॉस सेक्शन में 50 ट्रांसफर करें, यहाँ भी 50 हैं, 50 हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, कम ही लेंथ तक, यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो गया, बस फटाफट वो ट्रांसफ़र हो, यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब पहुँचेगा तब। तो ज़्यादा लेंथ होने से कम रेट से एनर्जी ट्रांसफ़र होगा, कम लेंथ है तो वो जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र होगा। बिल्कुल मान लो कि ऐसे कर देते तुम, ऐसे ये रहता और ये वाला ऐसे, यहीं पे है 100 और यहीं पे है, यहाँ 100 है और यहाँ 0 वाला है या 10 वाला है। तो ये अगर छोटा सा बिल्कुल रॉड लगा देते, छोटा सा लेंथ है, क्रॉस सेक्शन वही है, तो ये जल्दी जल्दी एनर्जी ट्रांसफ़र कर लेगा। अब एक मेटेलिक शीट जैसा लगा दें तो जल्दी जल्दी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देगा, क्योंकि लेंथ कम होने से फटाफट एनर्जी ट्रांसफ़र होंगे। ठीक है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द रॉड भी है। ये 3 डिपेंडेंसी हैं भाई कंडक्शन में। स्टेडी स्टेट में जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है वो थ्रू ऑल क्रॉस सेक्शन सेम ही होना है, लेकिन वो कितना होना है, वो इतना होना है कि ये प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द रॉड। यहाँ तक क्लियर है भाई? 3 पॉइंट क्लियर हुआ? मयंक बोलो भाई। ठीक है, जिज्ञासा क्लियर है, वैष्णवी क्लियर है, स्निग्धा बोलो क्लियर है। अब देखो, अब एक फोर्थ फैक्टर भी है। फोर्थ फैक्टर क्या है भाई? तो पहले इन तीनों को हम लोग, फोर्थ फैक्टर जो एक और आता है ना, तो एक को तो हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट में ही निपटा देते हैं। मतलब 4 पे डिपेंडेंसी है तो एक कांस्टेंट हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी में ले आते हैं। मीन्स एनर्जी ट्रांसफर का रेट इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाए, प्रोपोर्शनैलिटी हटाएं और ये कांस्टेंट लाए, और ये हो गया भाई तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर डिफरेंस एंड लेंथ। ये तो K इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। K को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ रॉड। अब ध्यान से समझो ये क्या बोल रहा हूं मैं। देखो, सेम टेम्परेचर डिफरेंस, इस बात को समझने के लिए मैं अगर ये बोलूं कि सेम टेम्परेचर डिफरेंस हो 100 and 0 और सेम ओरिजिनल लेंथ हो, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया हो, जब तीनों सेम, फिर तो सबका रेट भी सेम होना चाहिए था। एनर्जी ट्रांसफर का रेट सब 100 पे हैं, 0 पे हैं, 100 पे हैं, 0 पे हैं, 100 पे हैं इधर और इधर 0 डिग्री सेल्सियस पे हैं। ठीक है भाई, सबका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम रखें और सबके लेंथ भी सेम रखें, लेकिन एक कॉपर का रखें, एक एल्युमिनियम का रखें, एक स्टील का रखें और एक मान लो ब्रास का रखा। ठीक है भाई, तो देखा गया भाई कि सब में कोई 5 जूल पर सेकंड ट्रांसफ़र कर रहा है भाई, तो कोई मान लो 4 जूल पर सेकंड ट्रांसफ़र कर रहा है, तो कोई मान लो 4.5 जूल पर सेकंड ट्रांसफ़र कर रहा है, तो कोई हमारा मान लो कि 6 जूल पर सेकंड ट्रांसफ़र कर रहा है। तो भैया जब सबका एरिया सेम, टेम्परेचर डिफरेंस सेम, ओरिजिनल लेंथ भी सेम, तो आखिर क्या डिफरेंट है? तो भैया मटेरियल डिफरेंट है। मटेरियल डिफरेंट है तो उसका मैपिंग किया कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी में। इट मीन्स सबका K अलग अलग है।
सबका के अलग अलग है और सब कुछ सेम है, तो के मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, उस मटेरियल का डिपेंडेंसी, क्योंकि कुछ कॉपर जो होते हैं गुड कंडक्टर है, तो गुड कंडक्टर है तो इसका सेम कंडीशन में, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, सेम टेम्परेचर डिफरेंस, सेम लेंथ में ज़्यादा रेट से एनर्जी ट्रांसफर करेगा कंपेयर टू एल्युमिनियम या स्टील। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा कंडक्टिव है, तो ज़्यादा जो कंडक्टिंग मटेरियल होगा उसका के वैल्यू ज़्यादा होगा, इसलिए कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड, गुड कंडक्टर्स होंगे उसका के वैल्यू हाई होगा, जो बैड कंडक्टर होंगे उसका के वैल्यू कम होगा। तो इसलिए मटेरियल पे भी डिपेंडेंट है, इसलिए ये बना फाइनल फॉर्मूला फॉर स्टेडी स्टेट कंडक्शन रेट, फॉर स्टेडी स्टेट एनर्जी ट्रांसफर रेट थ्रू कंडक्शन, मतलब कंडक्शन रेट भी बोलते हैं इसको, एनर्जी ट्रांसफर का रेट थ्रू कंडक्शन प्रोसेस, वो ये है। किस बात पे डिपेंड किया? 4 फैक्टर पे डिपेंड किया, मीन्स दिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मीडियम, मीडियम ऑफ रॉड, मटेरियल ऑफ रॉड, और इसको हम लोगों ने के से मैपिंग किया और इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट में हम लोगों ने रख लिया। बोलो भाई कोई कंफ्यूजन हो तो। फाइनली ये फॉर्मूला हमें ऑब्टेन हुआ। बोलो क्लियर है? यस सर। और ये स्टेडी स्टेट के बाद का ही है, इसलिए आपके इस फॉर्मूला में बोला जाए या ना बोला जाए, बुक वाले मान लो नहीं बोले या टीचर नहीं बोले तो ये नहीं समझ लेना कि अच्छा ये हमेशा ही के लिए, हमेशा के लिए नहीं है भैया, स्टेडी स्टेट के लिए ही है। स्टेडी स्टेट रहेगा तो ये काम होगा। अब ज़रा देखेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे तो हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के और फॉर्मूला पता लगेगा और क्लू पता लगेगा, और वो बड़ा ज़रूरी है। स्कूल वाले शॉर्टकट मार सकते हैं इस पर, बट आप ज़्यादा शॉर्टकट करेंगे तो आप रटने जैसा काम करके और बस मार्क्स ही लाने का काम करेंगे। आपको समझ होना चाहिए, एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन भी हो तो आप सबसे पहले क्या समझे भाई कि स्टेडी स्टेट क्या होता है। सबसे पहले देखा हम लोगों ने कि ट्रांजिएंट स्टेट क्या है, एनर्जी ट्रांसफ़र जो होगा, मैकेनिज्म तो समझ गया कि थ्रू मोलिकुलर कोलिजन होने हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कराएंगे। बट हम लोग जब इसमें थर्मोमीटर लगाए तो देखा कि पहले सबके 30 डिग्री सेल्सियस थे, लेकिन धीरे धीरे किसी के अप होने लगे, किसी पॉइंट पे टेम्परेचर बढ़ने लग गया, किसी पॉइंट पे टेम्परेचर डिक्रीज होने लग गया। थोड़ी देर तक ये चलता रहा चेंजेज, उसके बाद 1-2 घंटे बाद ये सेटल हो गया, मतलब अब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब इधर वाला जो एंड है वो 100 पे आ चुका है, ये वाला 20 पे आ चुका है, और बाकी लीनियरली इस तरह से 100 से 90, 80, 70, 60 रेगुलर वे में ऐसे अरेंज हो जाएंगे। और कुछ ऐसा पॉइंट मिलेगा, एक पॉइंट ऐसा मिलेगा, एक क्रॉस सेक्शन ऐसा मिलेगा जिसका पहले भी 30 था अब भी 30 रहने हैं, तो वो बेचारा जितना लेगा उतना देता रहेगा हमेशा, वो तो पहले भी दे रहा था वैसे ही। बट स्टेडी स्टेट में आने का मतलब हो गया कि जिसको जितना चाहना लेना था, जिसको टेम्परेचर हाई करने के लिए ज़्यादा एनर्जी रखना था वो रख चुका, जिसको टेम्परेचर लॉस करने के लिए अपना एनर्जी ज़्यादा देना था वो दे चुका। सबके पास जितना एनर्जी चाहिए था, जितना टेम्परेचर चाहिए था वो है। अब किसी को एनर्जी ना चाहिए ना कोई देने को तैयार है, क्योंकि देगा, अगर एक्स्ट्रा एनर्जी दे देगा तो उसको सेक्शन पे टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, और अगर एब्जॉर्ब कर लेगा तो टेम्परेचर अप हो जाएगा। वो होना बंद हो चुका है। तो स्टेडी स्टेट में आने का एक ही गारंटी हुआ कि स्टेडी स्टेट में आया तो जहाँ पे जितना टेम्परेचर है वो हो गया फिक्स्ड विद टाइम। दूसरी बात, स्टेडी स्टेट आया तो ये भी कंफर्म हो गया कि जिस रेट से एनर्जी लेगा उसी रेट से एनर्जी आगे देगा, अपने पास बिल्कुल नहीं रखेगा। और वो एनर्जी ट्रांसफ़र का कॉमन रेट जो होगा वो है ये, ठीक है। और इस तरह से प्रोपोर्शनैलिटी देखा गया और फाइनली ये बन गया फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला को हम लोग देखेंगे कि ये फॉर्मूला तो भैया जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शन उतना फास्ट रेट से, जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस उतना फास्ट रेट से, जितना कम लेंथ उतना फास्ट रेट से, और जितना कंडक्टिव मटेरियल का रॉड होगा उतना फास्ट रेट से ट्रांसफ़र होगा। हाँ, डाउट बताओ भाई। सो बट स्टेडी स्टेट तो तब तक नहीं आएगा जब तक दोनों साइड्स के टेम्परेचर इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि जो जहाँ पे लेसर टेम्परेचर है वो तो रिजेक्ट करेगा ज़्यादा ही, तो जहाँ पे कम है उसका टेम्परेचर तो राइज होगा। क्या क्या बोल दिया आप, 2 ही सेंटेंस में क्या क्या बोल दिए, बहुत सारा चीज़ बोल दिए।
एक तो अगर आप पहले से कुछ पढ़े हुए हैं तो उसको साइड रखा जाए। स्टेडी स्टेट का मतलब ये नहीं होता है कि थर्मल इक्विलिब्रियम बन गया है, मीन्स टेम्परेचर सेम हो गया है। स्टेडी स्टेट एंड थर्मल इक्विलिब्रियम दोनों अलग चीज़ है। थर्मल इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर सेम हो जाता है। स्टेडी स्टेट का मतलब है टाइम के साथ वेरिएशन बंद कर दिया। वेरिएशन हो रहे थे पहले, टेम्परेचर वेरी कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था चाहे डिक्रीज कर रहा था, तो अब ये वेरिएशन बंद हो गया टाइम के साथ, तो स्टेडी स्टेट हो गया। स्टेडी स्टेट हम लोग 12th क्लास के कैपेसिटेंस में भी पढ़ते हैं भाई, कि स्टार्टिंग में चार्जिंग होती है कैपेसिटर का, और जब चार्जिंग हो जाता है स्टेडी स्टेट आ जाता है, तो अब उसका चार्ज इंक्रीज या डिक्रीज करना बंद हो जाता है। स्टेडी स्टेट का सिंपल मतलब है कि जो टाइम के साथ वेरी कर रहा था वो बंद हो गया। सबके टेम्परेचर सेम हो जाएंगे। कैसे हो जाएगा भाई? ये 100 डिग्री सेल्सियस पे है, ये 20 पे है, तो सेम कैसे हो जाएगा? ये 100 पे ही रहेगा, ये 20 पे ही रहेगा। रॉड के डिफरेंट पॉइंट अपने अपने डिफरेंट टेम्परेचर पे आएंगे। कोई 80 पे रहेगा, कोई 70 पे रहेगा, कोई 60 पे रहेगा, कोई 50 पे रहेगा, कोई 40 पे रहेगा, कोई 30 पे रहेगा, कोई 20 पे रहेगा। ऐसे करके अगर ये 20 है तो यहीं 20 रहेगा, यहाँ पे 25 होगा तो यहाँ 30 होगा, तो यहाँ 35 होगा, 40 होगा, 45 होगा। इस तरह से धीरे धीरे बढ़ता जाएगा टेम्परेचर, इस तरह से रहेगा। इस तरह से थर्मोमीटर में देखोगे कि थर्मोमीटर यहाँ लगा हुआ है, ऐसे यहाँ हर जगह थर्मोमीटर लगा हुआ है, बट इसमें जो टेम्परेचर दिखाएगा वो इस तरह का दिखाएगा। यहाँ ज़्यादा, यहाँ थोड़ा कम, उससे थोड़ा कम, उससे थोड़ा कम, उससे थोड़ा कम, इस तरह से। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो यहाँ रहेगा, यहाँ का टेम्परेचर जो है यहाँ रहेगा। अब ये हर पॉइंट स्टेडी स्टेट में आ चुका है, जिसको जितना टेम्परेचर रखना था रख चुका है। सब सेम नहीं रखेंगे, ध्यान देना। स्टेडी स्टेट का मतलब है कि टाइम के साथ वेरिएशन बंद, और टाइम के साथ वेरिएशन बंद होने का 2 कंक्लूजन निकाल सकते हैं। स्टेडी स्टेट में आ गया तो उसका 2 कंक्लूजन मैंने लिखवा भी दिया था कि 2 टेम्परेचर एट डिफरेंट पॉइंट इज डिफरेंट बट इट इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। स्टेडी स्टेट का मतलब है टेम्परेचर ऑफ एवरी पॉइंट ऑफ द रॉड, 2 डिफरेंट हो सकते हैं, डिफरेंट, बट विल बिकम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। स्टेडी स्टेट में आने का मतलब ये है। और स्टेडी स्टेट में आने का दूसरा मतलब ये होगा कि अब ये जितना एनर्जी लेगा उतना एनर्जी आगे देना ही पड़ेगा, क्योंकि जितना अगर 6 जूल पर सेकंड ले रहा है तो 6 ही देना पड़ेगा। अगर 7 देने लग गया तो इसका मतलब एक अपने पास से दे रहा है, और अपने पास से देगा मतलब अपना टेम्परेचर डाउन कराएगा। और अगर 6 ले रहा है और यहाँ 8 दे रहा है तो इसका मतलब 1 अपने पास से दे रहा है, तो इसका मतलब ये अपने पास से देगा। अपने पास मान लो यहाँ 6 आया और 8 दिया तो फिर अपना टेम्परेचर और डाउन कराया, और इधर 6 लिया इधर 4 ही दे तो इसका मतलब कुछ रख रहा है, ये रख रहा है तो टेम्परेचर हाई होगा, इसका इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो आप जान चुके हो कि स्टेडी स्टेट में तो ये होता नहीं है, टेम्परेचर तो फिक्स हो गया, ना टेम्परेचर राइज होगा ना फॉल होगा। जब राइज फॉल नहीं होगा इसका मतलब ना ये रखेगा और ना ये एक्स्ट्रा देगा अपने पॉकेट से, जो आएगा वही आगे ट्रांसफ़र कर देगा। तो स्टेडी स्टेट का दूसरा कंक्लूजन ये है कि रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र जो यहाँ है वही यहाँ भी होगा, क्योंकि ये 6 लिया 6 ही दिया तो ये भी 6 लेगा 6 ही देगा, ये भी 6 लेगा 6 ही देगा, ये भी 6 लेगा 6 ही देगा। तो स्टेडी स्टेट में सबके थ्रू सेम चार्ज ट्रांसफ़र, एनर्जी ट्रांसफ़र का रेट। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि स्टेडी स्टेट में जो भी करंट है अगर 2 एम्पियर है तो 2 एम्पियर है। जैसे होता है ना रेजिस्टेंस में 2 एम्पियर करंट तो पूरे वायर में 2 एम्पियर करंट चलेगा। वैसे ही ये समझो कि अगर 6 जूल पर सेकंड चल रहा है तो 6 जूल पर सेकंड यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, हर पॉइंट पे 6 जूल पर सेकंड। तो स्टेडी स्टेट के 2 कंक्लूजन हम लोगों ने निकाले। बोलो भाई, क्लियर हुआ डाउट या कि अभी डाउट है? एक मिनट, हाँ एक कर बोलो। 30 था, ठीक है। रॉड का टेम्परेचर पहले हर पॉइंट पे कितना था? 30 था, ये था 30। हाँ बोलो। अब इधर वाले को ले आए 100 पे, इधर वाले को ले आया मान लो हमने 20 पे। अब बोलो। तो दूसरा एंड जो है तो रॉड जो हीट रिजेक्ट करेगा 20 डिग्री वाले एंड पे, तो उसको तो टेम्परेचर राइज होना चाहिए। रिजेक्ट करेगा? रिजेक्ट क्यों करेगा? देखो क्या करेगा, समझो। यहाँ से जो एनर्जी लिया, क्योंकि ये 30 पे था, इसको 20 होना है, क्योंकि 20 के कांटेक्ट में आ गया तो ये जितनी ज़्यादा एनर्जी देगा और ये कम देगा, मतलब नेट एनर्जी ट्रांसफ़र ऐसे होगा। अब इस क्रॉस सेक्शन पे देखो, ये अगर हमारा 2 जूल पर सेकेंड ले रहा है,
इसका होना है टेम्परेचर डाउन, क्योंकि ये 30 पे था और फाइनली इस तरह से इसको सेट होना है, तो इसको डाउन होना है। इसका मतलब ये हो गया 2 जूल तो लिया लेकिन ये 3 जूल दिया, तो होगा क्या कि 1 जूल अपने पास से दे रहा है, तो पास से दे रहा है तो टेम्परेचर, इसका इंटरनल एनर्जी डाउन होगा, यहाँ पे यहाँ के मॉलिक्यूल को एनर्जी कम होगा और उसका टेम्परेचर डाउन होगा, तो धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन होना शुरू होगा। ठीक है, इधर वाले एंड को जहाँ भी लोअर टेम्परेचर है 30, तो इसका ओरिजिनल था पूरे रॉड का, अब इसको 20 पे एडजस्ट होना होगा ना, जो जिसके कॉन्टैक्ट में आएगा उस हिसाब से रखेगा। तो ये जो 20 का है, ध्यान देना, ये 20 का है, मतलब ये क्या है, ये छोटा सा ऐसा पॉइंट नहीं है जो 20 ले लिया तो अपना टेम्परेचर अप कर लिया। ये 20 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन्ड है टेम्परेचर, मतलब इसको एनर्जी मिलने से अपना टेम्परेचर ये चेंज नहीं करेगा। इसको बोलते हैं हम लोग हीट रिजर्वायर। हीट रिजर्वायर का मतलब होता है कि जितना टेम्परेचर है उतना ही इसका रहेगा, इसको एनर्जी दे देने से अपना ये टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा, ये चेंज करेगा। हीट रिजर्वायर मतलब इतना बड़ा कंटेनर कि उसको कुछ भी एनर्जी ले लो दे दो, उससे उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता, ये भी एक हीट रिजर्वायर। हीट रिजर्वायर आगे हम लोग पढ़ते हैं थर्मोडाइनमिक्स में, लेकिन अभी के लिए थोड़ा समझो कि ये 100 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन्ड है। मैंने बोला 100 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन्ड है, मतलब इसको से एनर्जी ले लो या दे दो, उसका 100 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ये है 20 पे मेंटेन, तो 20 पे रहेगा। और ये रॉड है, तो ये जब 30 पे था ओरिजिनल में और इसको 20 पे आना है, इसका मतलब कुछ अपने से एनर्जी देगा, ये इधर से लेगा 2 और इधर देगा 3, तो ये जब 3 जूल पर सेकंड देगा तो इसका टेम्परेचर डाउन होगा। यहाँ वाले का देखोगे कि इसको 30 है और 30 ही रहना था, तो ये जितना लेगा उतना देगा। यहाँ वाले का क्या है भाई कि इसका टेम्परेचर धीरे धीरे अप होना है, 60 पे इसको फाइनली आना है, तो ये क्या करेगा, इधर से अगर ये 10 जूल ले रहा है तो आगे इधर ये 7 जूल ही दे रहा है, इधर से 10 ले रहा है 7 दे रहा है। जब स्टेडी स्टेट नहीं आया है तब की बात हो रही है, तो इस समय ये क्या कर रहा है, 3 जूल पर सेकंड अपने पास रख रहा है और इससे इसका टेम्परेचर धीरे धीरे अप हो रहा है। तो ये सब नॉन स्टेडी स्टेट में है, ट्रांजिएंट स्टेट में है। और जब हमारा धीरे धीरे टाइम के साथ 1 घंटे में इसका जो होना था टेम्परेचर वो हो चुका, इसका जो होना था वो हो चुका, इस लास्ट वाले को तो 100 होना था 100 हो गया, इसको 20 होना था 20 हो गया। अब ये 100 और 20 के बीच में धीरे धीरे टेम्परेचर हर पॉइंट पे अलग अलग, 100 के बाद 90 80 ऐसे कर करके यहाँ लास्ट में 20, ये सारे पॉइंट अपने अपने टेम्परेचर पे आ चुके तो बनेगा स्टेडी स्टेट। और स्टेडी स्टेट बन गया तो अब कोई भी क्रॉस सेक्शन अपने पास से ना तो एनर्जी देगा और ना ही अपने पास रखेगा। इट मीन्स इस कंडीशन में इसको 5 जूल पर सेकंड आएंगे तो 5 जूल पर सेकंड देने पड़ेंगे। और ये जो एनर्जी ट्रांसफ़र का रेट के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा KA डेल्टा T डिवाइडेड बाई L, ये सारे क्रॉस सेक्शन के लिए वैलिड हो गया कि इस रेट से ये है मान लो 5 जूल पर सेकंड। इट मीन्स यहाँ भी 5 जूल पर सेकंड, यहाँ भी 5 जूल पर सेकंड, यहाँ भी 5 जूल पर सेकंड, यहाँ हर क्रॉस सेक्शन पे 5 जूल पर सेकंड स्टेडी स्टेट में। स्टेडी स्टेट में यहाँ थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं है। अब बताओ क्या कहना चाह रहे थे, पॉइंट क्या है कन्फ्यूजन का? और किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दो भाई। स्टेडी स्टेट और ट्रांजिएंट स्टेट का डिफरेंस समझो। यही सब चक्कर में कुछ टीचर नहीं कराते ट्रांजिएंट स्टेट, सीधा स्टेडी स्टेट का फॉर्मूला लिखते हैं, काम खत्म। तो बच्चे को पता ही नहीं होता कि अच्छा ये तो स्टेडी स्टेट का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे टेम्परेचर कैसे चेंज हुआ, राइज कैसे हुआ, यहाँ फॉल कैसे हुआ, तो कन्फ्यूज़न रह जाता है। इसलिए मैंने सारा आपको डिस्कस कर दिया कि स्टार्टिंग में आप जितने भी टेम्परेचर पे लाओगे फाइनली ये एडजस्ट करेगा थोड़े टाइम तक। आप रॉड को बर्नर पे रखते हो तो तुरंत यहाँ पे नहीं 60 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, या यहाँ पे तुरंत 100 नहीं हो जाएगा। ऐसे रखा बर्नर पे, हटाया तो टच कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 30 पे रखे थे, ऐसे रखा ऐसे हटाया तो क्या हुआ 31 हो गया ज़्यादा से ज़्यादा, उससे तो कुछ नहीं होगा। थोड़े टाइम तक रखोगे तब जाके ये 100 पे आएगा और तब जाके धीरे धीरे यहाँ तक हीट एनर्जी होगा ट्रांसफ़र। ठीक है, तो कंडक्शन का ये फॉर्मूला सब लोग समझ गए। अब इसका हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे, इसका क्या क्या है, इसका फिर किसी से मिलता जुलता कोई फॉर्मूला तो नहीं पढ़ा है हमने, तो इसका अब जरा हम लोग यूज़ करना शुरू करेंगे। आगे बढ़ें भाई, स्टेडी स्टेट क्लियर हो गया? Yes. चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस फॉर्मूला को जरा याद रखना, इस फॉर्मूला को याद रखना। अब जब ये फॉर्मूला याद है तो अब मैं एक ओम्स लॉ का फॉर्मूला रिकॉल कराता हूँ। ओम्स लॉ आपने पढ़ा था
करंट में 10th में भी पढ़ते हैं लोग, करंट इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ होता है। चलो कोई बात नहीं, ओम्स लॉ हो चाहे ना हो, आप जानते हो ओम्स लॉ तो 12th में पढ़ना है। फिर एक सेल लगाया, एक रेसिस्टेंस लगाया, कई बार दो रेसिस्टेंस लगा देते हैं सीरीज में। अच्छा भाई, चलो अभी के लिए फ़िलहाल एक रेसिस्टेंस लगाया 10 ओम और ये है मान लो 20 वोल्ट का सेल, तो करंट कितना होता है भाई? तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है ये V, यही तो V अगर मान लो ये 20 वोल्ट है, इसका मतलब इसके अक्रॉस, इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस 20 वोल्ट है, इसका मतलब इसके अक्रॉस 20 वोल्ट है। पोटेंशियल एट M माइनस पोटेंशियल एट N, ये 20 वोल्ट है। ध्यान से समझो, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है 20 वोल्ट, वो यहाँ 20 वोल्ट अप्लाइड है। तो V डिवाइडेड बाई R बोलते हो, आप बोलते हो कि करंट है ये। ठीक है भाई, करंट बोलते हो। ये V का मतलब क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। V का मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। ये V इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। 10th क्लास में ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं पढ़ा जाता, बट ये V क्या है? V है पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे मान लो 10 वोल्ट हो, यहाँ पे मान लो 2 वोल्ट हो, या ये मान लो 2 वोल्ट है, तो ये वाला 22 वोल्ट है। तो डिफरेंस क्या हुआ? 20 वोल्ट, यही 20 वोल्ट का डिफरेंस है। तो ये 20 वोल्ट डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस लिखते हो। ये फॉर्मूला तो सारे लोग जानते हैं, बोलो भाई, ये फॉर्मूला तो सब जानते हैं, 10th में पढ़ा था। अब बोल नहीं रहे हो भाई, बोला करो। यस सर। पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू IR, पढ़ाई है तुमने, अगर आई करंट चल रहा है। सो I का वैल्यू क्या हुआ? तो ये पोटेंशियल डिफरेंस V डिवाइडेड बाय, पोटेंशियल डिफरेंस है ये, डेल्टा V भी बोल सकते हो, V भी बोल सकते हो। डेल्टा V मतलब पोटेंशियल में डिफरेंस, एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस ही है। ये जो V बाई R लिखते हैं या V इक्वल टू IR लिखते हैं, उसमें V क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, VM माइनस VN, VM माइनस VN। ध्यान देना, इसको V इज पोटेंशियल डिफरेंस, V इक्वल टू IR में V इज पोटेंशियल डिफरेंस। डिटेल इसका 12th क्लास में रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड ऑफ रेसिस्टेंस, टू एंड पॉइंट्स ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है भाई, V इज इक्वल टू डेल्टा V। तो ये हम लोगों ने पढ़ा है, ये सारे लोग जानते हैं। इलेक्ट्रिकल करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस। और सारे लोगों ने रेसिस्टेंस का भी फॉर्मूला पढ़ा होगा, रो L अपॉन A। पढ़ा है कि नहीं भाई 10th क्लास में? रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो L बाई A, वेयर रो इज रेसिस्टिविटी। रो है, नहीं अगर पढ़े हैं, भूल गए हैं, तो अभी के लिए तो आपको ये समझ लेना पड़ेगा कि ऐसा होता है। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी, अभी के लिए तो आपको ये मान लेना पड़ेगा कि ये ऐसा होता है, और ये 12th क्लास में आएगा इसका डिटेल, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। तो ये रेसिस्टेंस जो किसी का होता है ना, आपने पढ़ा होगा पहले, तो अभी के लिए तो आप समझ लो, यहीं पे आप समझ लो, अगर नहीं जानते हैं, भूल गए हैं तो किसी भी रॉड का रेसिस्टेंस जो होता है, मान लो ये रॉड है रेसिस्टेंस, और हमने एक सेल लगाया, कितना करंट होगा भाई? तो इसका रेसिस्टेंस जानना होगा। तो इसका रेसिस्टेंस कितना होगा? तो इसका रेसिस्टेंस होता है जिस मटेरियल का है उसका रेसिस्टिविटी, और ये है लेंथ, और ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। रो रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, कॉपर का है, मान लो ये कॉपर का रॉड है, तो कॉपर का रेसिस्टिविटी इनटू लेंथ ऑफ द रॉड और डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये रेसिस्टेंस होता है। इसको मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, और ये इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी है। तो ये तो भाई इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, ये मैं इसलिए भी याद दिलाया कि इसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है ये। अगर ये आपको पता है तो वैसे ही यहाँ पे डील करेंगे, और ये पता होना चाहिए, इतना पता होना चाहिए, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना इजी हो जाएगा।
चाहे वो इंट्रेंस बेस्ड न्यूमेरिकल होंगे या स्कूल में आने वाले न्यूमेरिकल, तो आप कंडक्शन के न्यूमेरिकल को हैंडल कर पाओगे, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि इस रेसिस्टेंस वाले में आपको, रेसिस्टेंस करंट वाले कॉन्सेप्ट में आपको पता है कुछ और भी कॉन्सेप्ट, क्या भाई, तो सीरीज पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट भी आपको पता है। तो यहाँ हो गया पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस। अब मैं न्यू पेज पे लिखने जा रहा हूँ। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है भाई? ये मैंने रिकॉल कराया करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ये करंट की बात है। करंट में क्या होता है, तो कोई एक रेसिस्टेंस होता है, उसके थ्रू जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसके एंड के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और करंट में ये रिलेशन होता है V = IR। तो I = पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस, और इसको हम लोग लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस कितना, तो ρL/A। बोलो ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है? ये हो गया इलेक्ट्रिकल की बात। अब जरा मैं थर्मल की बात करें, अभी जो पढ़ा हम लोगों ने थर्मल करंट। देखो भाई, थर्मल करंट ये हुआ, रॉड जो अभी हम लोगों ने पढ़ा वो एक्चुअली में थर्मल करंट ही पढ़ा। यहाँ T1 टेम्परेचर है, यहाँ T2 टेम्परेचर है। जिस तरह से यहाँ पे मान लो V1 पोटेंशियल है, यहाँ पे V2 पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V1 - V2। उस तरह से यहाँ पे टेम्परेचर T1 है मेंटेन्ड, यहाँ पे T2 है मेंटेन्ड, और टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो गया भाई, T1 - T2। अब तुम बताओ भाई कि ये 100 डिग्री सेल्सियस, ये है 0 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री सेल्सियस, तो इधर से करंट चलता है, इसे इधर भी करंट चलता था भाई, इस वाले में भी करंट चलता था। इस करंट को बोलते थे इलेक्ट्रिकल करंट। यहां पे भी मैं बोलूंगा करंट, इसको बोलूंगा थर्मल करंट। तो ये जो एनर्जी ट्रांसफर, देखो ध्यान से, ये समझने की बात है। स्टेडी स्टेट में रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू द रॉड, कितना रेट से एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, वो था टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय लेंथ, और था भाई कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी। यही तो था, यही था, बिल्कुल था। इस चीज को बोल रहे हैं, देखो इलेक्ट्रिकल करंट होता है चार्ज ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, इसको बोलते हैं हम लोग थर्मल करंट, थर्मल एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, ठीक है, इसको हम लोगों ने थर्मल करंट बोला। ये क्या हुआ भाई, तो ये हुआ टेम्परेचर डिफरेंस T1 - T2, T1 - T2 डिवाइडेड बाई, अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लूँ, डेल्टा T रखूँ न्यूमरेटर में और बाकी सबको डिनोमिनेटर में ले आऊँ, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे 1/KL/A। ऐसा लिखेंगे तो कोई परेशानी नहीं है, K ऊपर चला जाएगा ऐसे। तो जिस करंट को हम लोगों ने ऐसे लिख दिया, डेल्टा T डिवाइडेड बाई 1/KL/A। 1/K को हम लोग लिख सकते हैं थर्मल रेसिस्टिविटी। 1 / कंडक्टिविटी इज नोन एज थर्मल रेसिस्टिविटी, L/A। भैया यहाँ पे भी तो वैसा ही था, यहाँ भी तो यही चीज़ था, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई ρL/A। इलेक्ट्रिकल करंट जो होता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई ρL/A। रो क्या है, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे भी देखो डेल्टा V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस के बदले में आया टेम्परेचर डिफरेंस, और रेसिस्टिविटी यहाँ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी, यहाँ पे आया थर्मल रेसिस्टिविटी। यहाँ भी लेंथ ऑफ द रॉड डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ द रॉड, यहाँ भी लेंथ ऑफ द रॉड डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ द रॉड। मीन्स करंट का फॉर्मूला सेम रहा। यहाँ करंट है चार्ज ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, डेल्टा Q बाई डेल्टा T। यहाँ पे जो होता है चार्ज ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, इसको इलेक्ट्रिकल करंट बोलते हैं, रेट ऑफ चार्ज ट्रांसफर, और ये होता है रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। यहाँ पे Q चार्ज है, यहाँ पे Q क्या है, थर्मल एनर्जी। तो रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इज कॉल्ड थर्मल करंट, इसको हम लोगों ने बोला थर्मल करंट, और उधर हुआ इलेक्ट्रिकल करंट। तो थर्मल करंट
जिस तरह से इलेक्ट्रिकल करंट लिखते थे V/R यानी कि डेल्टा V अपॉन रेसिस्टेंस का जो फॉर्मूला ρL/A लिखते थे, वैसे यहाँ भी ρL/A है। रो को हम लोग 1/K बोल देते थे। रेसिस्टिविटी इज 1 अपॉन कंडक्टिविटी, यहाँ भी होता है, यहाँ भी कंडक्टिविटी ऐसे दिखाते हैं तो 1 अपॉन रेसिस्टिविटी लिखते हैं। यह है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज 1 अपॉन इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। तो वैसे ही यहाँ पे 1 अपॉन थर्मल कंडक्टिविटी इज थर्मल रेसिस्टिविटी। थर्मल रेसिस्टिविटी ऑफ रॉड मटेरियल। हर मटेरियल का अपना अपना कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल उसी तरह से मिला। पोटेंशियल डिफरेंस इज रिप्लेस्ड बाय टेम्परेचर डिफरेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये 1/सिग्मा भी लिख सकते थे इसको, 1/सिग्मा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रिप्लेस्ड बाय थर्मल कंडक्टिविटी। लेंथ ऑफ मटेरियल, लेंथ ऑफ रॉड वही है, एरिया ऑफ रॉड वही है। तो दोनों में एनालॉगी है। ये दोनों में क्या है भाई? एनालॉगी है। इधर थर्मल की बात हो रही थी और उधर इलेक्ट्रिकल की बात हुई। ये दोनों में क्या है? एनालॉगी है, मतलब सिमिलरिटी है। तो भैया ये एनालॉगी हम लोगों को याद रखने हैं कि एक का फॉर्मूला दूसरे फॉर्मूला में अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ हमें उसका इक्विवेलेंट टर्म यूज करने होंगे। यहाँ ये क्या है भाई? तो ये है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये क्या था? के था हमारा थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टेंस यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला है भैया, कोई फॉर्मूला में चेंजेज नहीं है, बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूला हैं। इस बात को आप ध्यान रखना तो न्यूमेरिकल सॉल्व होना इजी हो जाएगा। ये यहां तक समझ गए भाई? बोलो भाई, यहां तक क्लियर है? एनालॉगी एस्टेब्लिश हो गया? यस सर। किसी को डाउट है तो बता दे। फॉर्मूला इलेक्ट्रिकल वाला और यहाँ थर्मल वाला सेम आया। स्टेडी स्टेट में ऐसा ही बनता है। इसको बोलते हैं थर्मल करंट। थर्मल करंट इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय थर्मल रेसिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल करंट इज पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय थर्मल रेसिस्टेंस। फॉर्मूला वही है, ρL/A। उधर भी ρL/A, इधर भी ρL/A। रो मतलब थर्मल, उधर रो मतलब इलेक्ट्रिकल। रो होता है 1 कंडक्टिविटी, वहाँ भी होता है रो इक्वल टू 1 कंडक्टिविटी, और यहाँ भी होता है रो इज इक्वल टू 1 कंडक्टिविटी। यहाँ पे भी होगा रो इज इक्वल टू 1 अपॉन कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इज 1 अपॉन रेसिस्टिविटी, होता ही है। अब चलो इसका फ़ायदा क्या होगा, तो क्वेश्चन आता है, वो मैं अब बता रहा हूँ। इस पर अब क्वेश्चन लिखते हैं। चलो ये जब एनालॉजी समझ गया तो एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ भाई, क्वेश्चन लिखो। एक रॉड लिया, डायग्राम दिखाओ कॉपी में। चलो 100 डिग्री सेल्सियस ही कर देते हैं, और इधर मान लो 40 डिग्री सेल्सियस मेंटेन्ड है। ध्यान रखना ये हीट रिजर्वायर है, मतलब इसका टेम्परेचर 40 फिक्स्ड, ये चेंज नहीं होगा। इसको चाहे एनर्जी दो चाहे एनर्जी लो, उससे कोई फ़र्क नहीं उससे पड़ेगा। वो 100 का 100 ये रहेगा और ये 40 का 40 रहेगा। मुझे चाहिए इसके मिड पॉइंट पे क्या होगा टेम्परेचर। इसके मिड पॉइंट पे टेम्परेचर T0 है, वो मुझे चाहिए। फाइंड टेम्परेचर T0 एट मिड पॉइंट रॉड के मिड पॉइंट पे। तो हम लोग निकाल सकते हैं, आप कॉमन सेंस से भी निकाल सकते हैं। उधर 100 है, इधर 40 है, मतलब 60 का डिफरेंस है। तो भैया 60 का डिफरेंस है, मिड पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब 30 इधर डिफरेंस होगा, 30 इधर होगा, तो बीच में कितना आ जाएगा? 70 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब कॉमन सेंस कहता है ये कि 30 का इधर डिफरेंस और 30 का इधर डिफरेंस, तो बीच वाला इसका मतलब 70 डिग्री सेल्सियस होगा। कॉमन सेंस से यहीं पे आंसर कर देंगे हम लोग, 70 डिग्री सेल्सियस होगा बीच वाला, क्योंकि ये तो 40 है, तो इधर 40 है, तो मान लो ये 50 बनेगा, तो ये 60 बनेगा, तो ये 70 बनेगा, तो ये 80 बनेगा, तो ये 90 बनेगा। इस तरह से चलेगा भाई।
10 के डिफरेंस पे हमने दिखा दिया, इधर 100 है तो 10 के डिफरेंस पे दिखा दिया हमने। तो इसका मतलब मिड वाला जो आया वो 70 पे आया, 70 पे हो जाएगा कॉमन सेंस से। बाकी हम लोग फॉर्मूला भी देखते हैं। फॉर्मूला देखते हैं कि देखो भाई इस रॉड के मिड पॉइंट पे हमें निकालना है। तो देखो इलेक्ट्रिकल वाला अगर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी अप्लाई करें तो समझ लेंगे कि ये जो पूरा थर्मल रेसिस्टेंस है उसको दो पार्ट में समझ लेते हैं। एक इधर वाला पार्ट, ये मान लो बीच वाला पॉइंट है ओ पॉइंट मान लो, तो यहाँ का हमें चाहिए टेम्परेचर। इधर रेसिस्टेंस जो भी होगा, अगर पूरा रेसिस्टेंस R0 होता तो ये R0/2 और ये भी R0/2, ऐसा समझते। अब देखो यहाँ पे है T0 टेम्परेचर, जबकि इधर है 100 डिग्री सेल्सियस और इधर है हमारा 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भाई, अब मैं बीच वाला निकालना चाहता हूँ। तो तुम्हें पता है कि ये रॉड को मान लो हमने दो पार्ट कर दिए, एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर। इधर वाले का रेसिस्टेंस, इधर वाले का रेसिस्टेंस, इधर वाले का जो रेसिस्टेंस हो जाएगा, इधर वाले का रेसिस्टेंस वो क्या हो जाएगा, तो 1/k, क्योंकि रेसिस्टेंस होता है 1/k और L/A, यही होता है ρL/A, ρL/A। तो रो के बदले में क्या लिखेंगे 1/k, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 1/, जो भी इसका इस रॉड का मटेरियल का जो भी कंडक्टिविटी कोफिशिएंट था k, वो तो सबके लिए भाई k ही है, सबके लिए मटेरियल तो सेम ही है। तो इसका लिखूंगा रेसिस्टेंस तो 1/k और L के बदले में L/2 हो गया है। अब तो यही तो हो गया है रेसिस्टेंस, ये है 1/k और L/2, इसका भी L/2 ही हो गया, ये तो L/2 हो गया भाई, इधर भी L/2 है टोटल लेंथ का। तो इधर भी रेसिस्टेंस क्या होगा, तो मटेरियल तो वही है 1/k और L है हमारा L/2/A, तो वही है, दोनों रेसिस्टेंस सेम है। अब मैं अगर बताऊं तुम्हें कि भैया मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे, तो निकाल लो भाई, दोनों रेसिस्टेंस सीरीज में है, सीरीज रेसिस्टेंसेस। तो मैं कह सकता हूं भैया कि जब ये सीरीज में रेसिस्टेंस है तो जो करंट यहां होगा वही करंट यहां होगा। अब एक ब्रांच में तो एक ही करंट होता है भैया, ये करंट अगर हमारा I0 है तो ये वाला भी करंट I0 ही होगा। इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ा है हमने, अगर एक ब्रांच है, यहाँ रेसिस्टेंस 2 ओम, यहाँ रेसिस्टेंस 6 ओम, यहाँ रेसिस्टेंस 8 ओम, तो भैया करंट तो सेम ही होगा, सब में करंट तो सेम होगा। ये 2 ओम हो, ये 4 ओम हो, 6 ओम हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, करंट विल रिमेन सेम, वन ब्रांच ओनली वन करंट। ठीक है भाई, तो उस हिसाब से यहाँ निकालना चाहेंगे तो मैं लिखूँगा करंट यहाँ पे मान लो I1 है और यहाँ I2 समझते हैं, तो फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी I1 मस्ट बी इक्वल टू I2। सॉल्व करना हो मैथमेटिकली तो मैं लिखूंगा कि इधर से करंट I1 चल रहा है, इधर से I2, तो जरूर I1 I2 सेम होने। क्यों भाई, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है ये, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट चेंज थोड़ा ही होगा, करंट तो वही रहेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन है। अच्छा भाई, तो मैं करंट का क्यों लिख रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि करंट में आएगा टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस। तो मैं यहाँ लिखूंगा टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस। तो ये थर्मल करंट जो मैं लिखूंगा यहाँ पे, वो लिखूंगा टेम्परेचर डिफरेंस 100 माइनस यहाँ का टेम्परेचर T0 है तो T0, 100 माइनस T0 डिवाइडेड बाई ये वाला रेसिस्टेंस। अब भैया ये जो रेसिस्टेंस है भाई, तो ये भी रेसिस्टेंस है, दोनों का तो सेम ही है। तो यहाँ पे मान लो मैंने लिखा R0/2 रेसिस्टेंस, थर्मल रेसिस्टेंस मान लो ये। तो यहाँ का मैं लिखूंगा तो यहाँ क्या लिखूंगा, ये हायर टेम्परेचर हुआ, ये लोअर टेम्परेचर, इधर से जाएगा ऐसे, तो T0 माइनस 40 डिवाइडेड वही रेसिस्टेंस, इसका भी तो रेसिस्टेंस वही है। करंट का वैल्यू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस, तो टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस, यही तो होता है करंट। करंट तो भैया यही है, टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या 1/k L/A, ये तो होता है। तो ये टेम्परेचर डिफरेंस मैंने लिखा, टेम्परेचर डिफरेंस 100 माइनस T0, इसके लिए लिखेंगे 100 माइनस T0 डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस। यहाँ के लिए लिखेंगे करंट, तो T0 माइनस 40 डिवाइडेड बाई वही रेसिस्टेंस। तो अब ये रेसिस्टेंस खेल खेला और क्या मिला यहाँ पे भाई, तो 100 माइनस T0 इज इक्वल टू T0 माइनस 40, और यहाँ से मुझे मिल जाएगा 2T0, ये 100 और प्लस 40 यानी कि 140 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 2 टाइम्स T0, इसलिए T0 का वैल्यू हमें मिल गया भाई 70। तो 70 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा टेम्परेचर। तो सॉल्व करने को, दिखाने को तो ऐसे दिखा सकते हैं, बाकी कॉमन सेंस से तो पहले ही बता दिया कि यह 70 डिग्री सेल्सियस होगा।
तो हमने क्या किया, करंट इलेक्ट्रिसिटी के ही कॉन्सेप्ट को तो यूज़ कर लिया। भैया सीरीज में है तो करंट विल रिमेन सेम, चाहे इलेक्ट्रिकल करंट हो या थर्मल करंट हो, सब सेम रहेंगे। तो ये हमने लिखा है थर्मल करंट का एक्सप्रेशन। क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में है थर्मल करंट रिमेन्स सेम। इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज रेसिस्टेंसेस। बोलो भाई, क्लियर है यहां तक? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन आता है और ये एनसीईआरटी में भी है शायद। ये एक रॉड, 3 आइडेंटिकल रॉड है इस तरह से, एक है 90 डिग्री सेल्सियस पे, एक है यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन है, मान लो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस, और ये इधर है मान लो कुछ भी 50 डिग्री सेल्सियस। हमें निकालना है इस जंक्शन का टेम्परेचर। ये है 3 आइडेंटिकल रॉड्स है क्या भाई? तो 3 आइडेंटिकल रॉड्स हैं। कैसे निकालेंगे? फाइंड जंक्शन टेम्परेचर। थ्री आइडेंटिकल रॉड्स का मतलब हुआ कि तीनों हर मामले में आइडेंटिकल है। मीन्स कॉपर के हैं तो सब कॉपर के हैं, सबके लेंथ सेम है, सबके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। मीन्स इसका रेसिस्टेंस, अगर थर्मल रेसिस्टेंस RTH है तो ये भी RTH है, ये भी RTH है। R0 है तो R0 है, आइडेंटिकल रॉड है इसलिए ऐसा। अब आपको जंक्शन का टेम्परेचर निकालना है तो फिर हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके काम कर सकते हैं। तुम्हें तो ये पता है, कम से कम सबको पता होगा भाई, 9th वाले भी जानते हैं कि इधर से करंट अगर 2 एम्पियर आए, इधर से करंट अगर 3 एम्पियर आए तो इधर से करंट कितना जाए? इधर से 2 एम्पियर मीन्स 2 कूलम पर सेकंड आएंगे, इधर से 3 एम्पियर मीन्स 3 कूलम पर सेकंड जाएंगे, तो इधर से जाना कितना पड़ेगा? बोलो भाई। अच्छा चलो भाई, ये नहीं समझते हो तो कोई बात नहीं है। एक मधुबन चौक है या चौराहा है, कहीं 3 है रोड। ये रोड पे ट्रैफिक वाला खड़ा है, इधर से 2 कार पर मिनट आ रहे हैं, इधर से 3 कार पर मिनट आ रहे हैं, और ये 1 वे है, एक ही तरफ से आना जाना है भाई, एक ही तरफ। तो 2 कार पर सेकंड आ रहे हैं, इधर से 3 कार पर सेकंड जा रहे हैं, तो इधर 5 कार पर सेकंड जाने ही होंगे, क्योंकि भैया यहाँ पे कोई कार का सोर्स नहीं है जो उसके अंदर से, ज़मीन के अंदर से कार निकल जाए, या यहाँ पे कोई कुआं नहीं है, सिंक नहीं है कार का कि आया यहाँ से 2, इधर से आया 3 और 1 डूब गया कुएं में और 4 जा रहे हैं। ना तो ये सोर्स है और ना सिंक है, इसलिए जितने इधर से आएंगे उतने एनर्जी जाएंगे। मान लो 2 जूल पर सेकंड इस रॉड से आ रहा है, पर सेकंड 2 जूल, पर सेकंड 3 जूल, तो ये अपने पास रखेगा थोड़ी, स्टेडी स्टेट में रखना तो है ही नहीं। तो 2 जूल पर सेकंड इधर से, 3 जूल पर सेकंड इधर से, तो 5 जूल पर सेकंड इधर जाएंगे ही। इसलिए किसी भी जंक्शन पे, या जंक्शन पे बोलते हैं जहाँ जॉइंट है, जितना आएंगे उतना जाएंगे, क्योंकि स्टेडी स्टेट है। एक वायर में भी ऐसा ही होता है। अब इस पे देखेंगे अगर, तो जितना आएंगे 6 जूल पर सेकंड आएंगे तो 6 जूल पर सेकंड जाएंगे। स्टेडी स्टेट का मतलब ही यही होता है। तो स्टेडी स्टेट में ये टेम्परेचर, जंक्शन टेम्परेचर बताने हैं, तो मैं क्या करूँगा भाई? तो मैं यही करूँगा कि समझ लूँगा ये 100 है, इधर 0 है, इधर लोअर टेम्परेचर इधर 50 है। इसका मतलब कुछ इधर से आएंगे करंट I1 मान लो, ये है 50, इधर है 0, तो इसका मतलब इस तरफ जाएंगे, ये करंट मान लो I2 है, तो इधर से करंट जो जाएंगे वो ज़रूर I1 + I2 होगा। मतलब ये अगर I3 है तो मैं बोलूँगा कि I1 आया जंक्शन पे, इस जंक्शन पे I1 आया, इधर से I2 आया, तो I1 + I2 ज़रूर I3 होगा। ये जो I3 जाने वाला है वो ज़रूर इन दोनों का सम होगा, क्योंकि 2 जूल पर सेकंड से आएंगे और 3 जूल पर सेकंड जाएंगे, तो 5 जूल पर सेकंड जाना पड़ेगा। 2 जूल आने वाला, 3 जूल आने वाला, तो 5 जूल जाने वाला होगा। इस तरह से मीन्स ये वाला हो गया I1, ये वाला हो गया I2, ये वाला है अगर I3, तो I3 मस्ट बी इक्वल टू I1 + I2। कब? इन स्टेडी स्टेट।
क्योंकि कुछ भी रखना नहीं है, स्टेडी स्टेट में रखना ही नहीं है एनर्जी, और ना अपना पॉकेट से देना है, तो जो आएगा वो जाएगा। बोलो भाई ये क्लियर है, ये वाला पॉइंट क्लियर है, I3 इक्वल टू I1 प्लस I2, बोलो भाई क्लियर है। तो अब इसको इम्प्लीमेंट कर दें। अब हमें टेम्परेचर चाहिए, करंट लिखना तो हमें आता ही है, क्या भाई, तो करंट तो होता है टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय थर्मल रेसिस्टेंस। जिस तरह से इलेक्ट्रिकल करंट होता था पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, यही तो होता था। यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस है तो तुम लिखोगे भाई T1 माइनस T2, जो भी टेम्परेचर डिफरेंस है, हायर टेम्परेचर माइनस लोअर, और ये लिखोगे 1/K/L/A, ऐसा ही लिखोगे। यहाँ पे भी तो वैसा ही लिखते हो भाई, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V1 माइनस V2, ऐसे ही लिखते हो। जो भी डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस को लिख सकते हो 1 अपॉन कंडक्टिविटी L/A, या बोल सकते हो कि रो L/A, एक ही बात है। तो ये तो करना ही पड़ता है, इस तरह से करंट लिखने में आप एक्सपर्ट हैं, तो इसके लिए अब लिखना चाहते हैं। चलो भाई अब जरा इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ इसके अकॉर्डिंगली। I1 इधर से आया, इधर से I2 आया, और इधर से यह I3 चला गया, तो I1 प्लस I2। तो मैं लिखता हूँ भाई I1 कितना, I1 ये है, I1 कितना, तो 100 है, इधर T0 है, 100 माइनस T0 टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस। अरे भैया जब सबका रेसिस्टेंस सेम ही है तो वही लिख देता हूँ। मान लो R0 है रेसिस्टेंस, ये RTH जो है वो सबके लिए सेम है R0, और वो कितना है, तो 1 कंडक्टिविटी और L/A, क्योंकि आइडेंटिकल रॉड है भैया, आइडेंटिकल रॉड हैं, इसलिए सबके रेसिस्टेंस वही R0। तो I1 लिखा हमने प्लस I2 कितना भाई, तो यहाँ 50 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ T0 है, तो लिखूंगा मैं 50 माइनस T0 डिवाइडेड बाई अगेन रेसिस्टेंस, वैल्यू सेम है, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो दिस विल बी इक्वल टू इधर का करंट, ये वाला I3 कितना, T0 इधर है 0, तो T0 माइनस 0, T0 माइनस 0 डिवाइडेड बाई कितना, तो वही R0, क्योंकि वो भी आइडेंटिकल था। अच्छा भाई R0 कैंसिल हो जाएगा, और मिलेगा क्या हमें, तो मिलेगा 100 माइनस T0 प्लस 50 माइनस T0 इज इक्वल टू T0। यहाँ से हम लोग क्या मिल जाएगा, 150 इज इक्वल टू 3 T0। T0 का वैल्यू कितना आ गया, तो T0 का वैल्यू आ गया 150 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स ये वाला भी आ जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस पे, ये वाला भी आ गया 50 डिग्री सेल्सियस पे। आ जाए भाई, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 100 माइनस T0 अपॉन R0, 50 माइनस T0 अपॉन R0 इज इक्वल टू T0 माइनस 0 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, आ जाएगा ऐसे, कोई बात नहीं है। 50 डिग्री सेल्सियस आ गया तो ये मत सोचना कि अच्छा एक एंड तो इधर था ही 50, तो ये वाला कैसे आ गया भाई 50। इसका मतलब इसमें करंट 0 रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस नहीं मिलेगा। इट मीन्स I2 विल बी 0। I2 जो होगा इसका मतलब 0 होगा, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस 50 और 50 जंक्शन का टेम्परेचर ये है 50 डिग्री सेल्सियस। कोई बात नहीं है, ऐसा आया कैलकुलेशन करके, कोई परेशानी नहीं है इसमें, बिल्कुल यही है आंसर। क्योंकि ये 100 है, इधर 0 है, ये 50 है, ये भी 50 हो गया, कोई बात नहीं, इधर से आ रहा है ऐसे जा रहा है, इसमें कोई जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये भी 50 है, ये भी 50 है, और इधर से आएगा इधर से चला जाएगा। अब इसमें अगर डेटा चेंज कर दूं मैं, इसमें अगर डेटा चेंज कर दिया जाए तो हमारा जंक्शन का टेम्परेचर कुछ अलग भी आ जाएगा। जो NCERT में है वो क्या है वो बताता हूँ तुम्हें। तो मैंने ऐसे दे दिया डेटा, NCERT में इस तरह से है। यहाँ पे है 90 डिग्री सेल्सियस, यहाँ भी शायद 90 ही है, कोई बात नहीं, मैं ऐसे कर देता हूँ। ये 90 था और इधर 0 था, ऐसे था, 90 था और इधर 0 था, तो उसमें भी निकाल सकते हैं। 90 100 है, इधर 0 है, जैसे भी हो आप निकाल सकते हो। तो इसके लिए भी क्या करते भाई, इसके लिए भी वैसे ही काम करेंगे। रेसिस्टेंस तो भैया जब आइडेंटिकल रॉड है तो वही है, अगर ये अलग अलग रॉड होता तो सबका रेसिस्टेंस अलग निकालते। फर्स्ट वाले का रेसिस्टेंस लिखते तो लिखते भाई 1/K1, हो सकता है इसका K1 हो, K2 हो, K3 और L अपॉन एरिया, ऐसे लिखते, जो भी है L1 अपॉन A1, तो सबका अलग अलग हो जाता। फिलहाल यहाँ पे सबका सेम है, तो मैं क्या लिखूँगा भाई, तो यहाँ का करंट लिखूँगा ये I1, ये करंट लिखूँगा मैं I2,
इधर हमारा काम है तो इधर लिखूंगा I3, तो वही काम करूंगा I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3। I1 कितना, तो 90 माइनस T0 डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस R0। ये वाला कितना भाई, तो 100 माइनस T0 डिवाइडेड बाई वही रेसिस्टेंस इज इक्वल टू ये कितना भाई, तो T0 माइनस 0 डिवाइडेड बाई ये रेसिस्टेंस। वही इस तरह से कैंसिल करेंगे और यहाँ क्या मिल जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 190 इज इक्वल टू 3 T0। इसलिए T0 का वैल्यू हम लोग 190 बाई 3 कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो 63 पॉइंट समथिंग हो जाएगा भाई, 63.3 मान लो इतना डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे आ जाएगा जंक्शन का टेम्परेचर। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग करना कुछ नहीं है, एक करंट लिया, जिधर लोअर टेम्परेचर है उस तरफ करंट जा रहा है, तो इधर से जाने वाला इधर से जाने वाला दोनों का सम इज इक्वल टू ये। ऐसा काम आपको करने हैं, हो जाएगा भाई। बोलो ठीक है यहाँ तक। यस सर। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो एक और क्वेश्चन ले लूँ, टाइम नहीं है लेकिन कोई बात नहीं है, अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगले क्लास में हम लोग कंडक्शन, तो आज कंडक्शन में ही ख़त्म हो गया टाइम। तो कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क में दूंगा, वो आप होमवर्क में ट्राई करेंगे थोड़ा सा, और बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में और न्यूमेरिकल देखेंगे और कन्वेक्शन एंड रेडिएशन पे चलेंगे। ठीक है, आज के क्लास के लिए अब करना पड़ेगा एंड। बोलो भाई, कोई डाउट तो नहीं है?